हाँ जी, तो आज अपन चालू करते हैं बेसिकली सारे एडिशनल क्वेश्चंस। देखो क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है कि भाई हु शैल वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ एलएलपी। तो आपको पता है एलएलपी के केस में जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है वो वेरीफाई करेगा। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी दूसरा पार्टनर क्या कर देगा, एलएलपी की रिटर्न को वेरीफाई कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, एलएलपी जो है लिक्विडेट हो गई। अभी बोला है कि भाई व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ एक्सवाइजेड एलएलपी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स टैक्स ड्यूज। तो अगर एलएलपी लिक्विडेट हो जाती है तो हम ये देखेंगे कि भाई लिक्विडेशन के प्रीवियस ईयर में जो भी पार्टनर एनी टाइम क्या था, एनी टाइम पार्टनर था, वो जो है क्या होगा, जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो देखो क्या रखा है, एवरी पर्सन हु वाज अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल टू द पेमेंट ऑफ टैक्स अनलेस ही प्रूव्स दैट नॉन रिकवरी कैन नॉट बी अट्रीब्यूटेड टू एनी ग्रॉस नेग्लेक्ट मिसफिजियंस ए ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन हिज पार्ट इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द एलएलपी। मतलब बेसिकली हम ये कहेंगे कि सारे के सारे पार्टनर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होंगे जो क्या थे, जो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या थे, पार्टनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 40 बी का जो क्वेश्चन है ना, जो आपके क्वेश्चन बैंक में दे रखा है, ये एक्जैक्टली सेम है जो अपन ने पहले कर रखा है। आई सेमेंट का क्वेश्चन था ये। इसको एक बार काट देना अगर आपके पास मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैंक है तो, राइट। ये क्वेश्चन डिट्टो सेम है, इवन फिगर्स भी सेम है, तो उसको काट देना, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी। कंपनी क्या हो रही है, एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है। तो आपको पता है कि अगर कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है और कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो कैपिटल गेन्स होता है वो क्या होता है, एग्जम्प्ट हो जाता है। इसमें दे रखा है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज कन्वर्टेड इनटू एलएलपी, और कब कन्वर्ट हुई है, करंट प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग डेट में, मतलब 1/4/2023 में कन्वर्ट हो गई है। 1/4/2023 में बेसिकली कन्वर्ट हो गई है। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनी एज ऑन 31/3/2023। अपने को बता रखा है कि भाई कंपनी के पर्टिकुलर जो है 31/3/2023 को इतने दे रखे हैं। देखो क्या दे रखा है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस है 13.32 एंड 27.05 लाख का। तो आपको पता है कि भाई अगर कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है और अगर क्या हो रहा है, जो कैपिटल गेन्स के अंदर कंडीशन स्पेसिफाइड है अगर वो फुलफिल हो जाती है, ये जो लॉस है और ये जो बिजनेस लॉस है और ये जो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है वो कौन कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, वो बेसिकली एलएलपी जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। मैंने आपको बताया कि भाई अगर कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो ये जो लॉस है और ये जो अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन है किसका, कंपनी का, वो कौन कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, एलएलपी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। और अपने को जो है 8 नए साल की लाइफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई आपको जो है फ्रेश लाइफ ऑफ 8 ईयर्स मिलता है, फ्रेश लाइफ ऑफ 8 ईयर्स मिलता है फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर जिसमें क्या हुआ है, कन्वर्जन हुआ है। इसी तरह से ये जो अनएडजस्टेड मेट क्रेडिट है, ये जो अनएडजस्टेड मेट क्रेडिट है ये क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, ये तो लैप्स हो जाता है। अब देखो क्या देखा है, डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी कितनी, प्लांट एंड मशीनरी की डब्ल्यूडीवी कितनी, 60 लाख, बिल्डिंग की 90 लाख और फर्नीचर की 10 लाख। तो बेसिकली एलएलपी के हाथ में डब्ल्यूडीवी क्या होगी, एलएलपी के हाथ में डब्ल्यूडीवी होगी, डब्ल्यूडीवी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो एलएलपी के हाथ में डब्ल्यूडीवी क्या हो जाएगी, 60 90 और बेसिकली करंट ईयर में जो है 60 लाख का 10% या फिर 60 लाख का 15% डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, एलएलपी को मिलेगा। इस तरह से 90 लाख का 10% डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ बिल्डिंग किसको मिलेगा, बेसिकली एलएलपी को मिल जाएगा। तो देखो इन लोगों ने वही चीज बता रखी है कि सबसे पहले तो आपका जो लॉस है और अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन है वो कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, वो बेसिकली एलएलपी कैरी फॉरवर्ड कर लेगी। एलएलपी क्या कर लेगी, कैरी फॉरवर्ड कर लेगी। इसी तरह से जो मैट क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा, कैन नॉट बी अवेल्ड बाय द सक्सेसर। फिर देखो क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन कौन क्लेम कर लेगा, करंट ईयर में डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा जो है एलएलपी क्लेम कर लेगी क्योंकि कन्वर्जन स्टार्टिंग की डेट पे ही हो गया था। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई कॉस्ट ऑफ लैंड कितना है, कॉस्ट ऑफ लैंड 50 लाख है। तो आपको पता है कि भाई अगर ये जो कॉस्ट ऑफ लैंड है किसको मिल जाता है, एलएलपी को मिल जाता है। तो एलएलपी के हाथ में इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, मतलब कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, या फिर डब्ल्यूडीवी इन द डेट ऑफ कन्वर्जन। अच्छा डब्ल्यूडीवी कब लेते हैं, जब एसेट क्या होता है, डेप्रिशिएबल एसेट होता है। अपना लैंड है वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि डेट ऑफ कन्वर्जन पे नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की जो भी कॉस्ट आ रही होगी वो कॉस्ट किसकी हो जाएगी, वो कॉस्ट बेसिकली हो जाएगी एलएलपी की, राइट। तो इन लोगों ने कॉस्ट ऑफ लैंड के बारे में क्या बताया, देखो ये रहा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड इन द हैंड्स ऑफ एलएलपी वुड बी द कॉस्ट फॉर विच द प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड फॉर इट, आई मीन 50 लाख, क्योंकि अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो कॉस्ट पे ही शो रही होगी, उस पर आपने कोई एडजस्टमेंट्स करे नहीं होंगे। फिर देखो क्या दे रखा है, वीआरएस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी, मतलब जो कंपनी थी जो कन्वर्ट हुई है एलपी में, उसने 21-22 में 50 लाख का वीआरएस का खर्चा कर रखा है। आपको पता है कि जो वीआरएस का खर्चा होता है वो अगले 5 साल के लिए आपको जो है अलाउ कर दिया जाता है फ्रॉम द हेड ऑफ पीजीपी इनकम। तो बेसिकली 21-22 में आपने जो है 50 लाख का खर्चा करा था, 21-22 में, और 22-23 में आपको जो है क्या मिल गया, 10-10 लाख का खर्चा मिल गया। तो 50 लाख डिवाइड बाय 5 साल का आपको जो है 10-10 लाख का खर्चा मिलेगा। 21-22 और 22-23 में आपने जो 10-10 लाख का खर्चा क्लेम कर लिया, तो क्या होगा, इसका मतलब ये कि भाई करंट ईयर क्या चल रहा है मेरा 23-24, उसमें भी जो है 10 लाख का खर्चा किसको अलाउ कर दिया जाएगा, एलएलपी को अलाउ कर दिया जाएगा। तो देखो करंट ईयर में जो है 10 लाख का खर्चा एलएलपी को अलाउ कर दिया जाएगा, और बाकी 3 साल हो गए, 2 साल बचे, तो 2 साल का खर्चा भी किसको मिल जाएगा, एलएलपी को मिल जाएगा। तो इन लोगों ने बस वही बता रखा है कि भाई अगर कंपनी कन्वर्ट हो गई है एलपी में तो आप जो है क्या बताओ, कंसिक्वेंसेस बताओ। तो अपने देखो कंसिक्वेंसेस सारे बता दिए, अज्यूमिंग दैट द कंडीशंस हम फुलफिल कर रहे हैं, एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ईच ऑफ द आइटम। अपने को टैक्स ट्रीटमेंट बताना था, अपने सारा का टैक्स ट्रीटमेंट बता दिया। अच्छा इन लोगों ने क्या अज्यूम करा है, इधर नीचे अज्यूम करा है कि भाई फॉर एग्जाम्पल लेट अस से सपोज, देखो इन दिस केस कन्वर्जन कब हुआ है, कन्वर्जन हुआ है 1/4/2023 में। इसका मतलब क्या है कि भाई पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, एलपी को मिलेगा। लेकिन आगे ही क्या कह रहे हैं,
द एंटायर डेप्रिसिएशन इज अलाउएबल टू द हैंड्स ऑफ एलएलपी एट द कन्वर्जन, मतलब अज्यूम करें कि अगर कन्वर्जन कब हुआ होता, कन्वर्जन हुआ होता है 1/7/2023 को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली फिर क्या होता है 1/4/2023 से लेके 30/6/2023 तक का जो भी डेप्रिसिएशन है वो कौन क्लेम करता, कंपनी क्लेम करती। और फिर 1/7/2023 से लेके 31/3/2024 का डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करता, बेसिकली एलएलपी क्लेम करती। तो इन लोगों ने बताया कि भी क्वेश्चन में तो कन्वर्जन हुआ है 1/4/2023 को, देयरफॉर पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन किसको मिल जाएगा, एलएलपी को मिल जाएगा। लेकिन हेड द कन्वर्जन, ये अज्यूम करें कि भाई कन्वर्जन अगर 1/7/2023 को होता, ठीक है, तो बता रहे हैं ये लोग कि जो प्लांट मशीनरी है, जो बिल्डिंग है, जो फर्नीचर है, उनका डेप्रिसिएशन किस तरह से बढ़ जाता, बेसिकली 1/4/2023 से लेके 30/6/2023 तक, मतलब कन्वर्जन की डेट से पहले तक, कन्वर्जन की डेट से पहले तक। तो कन्वर्जन सी डेट के पहले तक का डेप्रिसिएशन किसको मिल जाता, कंपनी को मिल जाता, मतलब 91 डेज का। और फिर उसके बाद एलपी को मिल जाता बाकी 275 डेज का। तो 91 डेज कैसे निकल के आए, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में आपके दिन होते हैं 30, मई में कितने होते हैं 31, जून में कितने होते हैं 30, तो ये हो गया टोटल 91 डेज। इजी। तो ये वाला क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया होगा आई गेस, राइट। बस अपन ने कुछ नहीं करा, सारे का टैक्स ट्रीटमेंट बता दिया कि भाई एलएलपी के हाथ में क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहने वाला है इन सारी चीज़ों का। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 तो क्या ही है, कंपनी टू एलएलपी। तो एडिशनल क्वेश्चन में मैंने नंबरिंग नहीं डाल रखी है, ठीक है, बस ऊपर हेडिंग बता रखी है कि भाई ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगेन क्या हो रहा है, कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, और आगे क्या बोल रहा है मुझे ये, आप जो है क्या बताओ, यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन एंड कैलकुलेट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ एलएलपी। तो कन्वर्ट हो गई है, तो अपन को क्या बता रहे हैं, अपने को बेसिकली जो है कन्वर्जन के जो है ट्रीटमेंट बताने, टैक्स ट्रीटमेंट बताना है, और जो है एलएलपी की टोटल इनकम निकालनी है। पढ़ते चलो, देखो क्या दे रखा है। 1/4/2023 को बीनू लिमिटेड, दिल्ली की एक डोमेस्टिक कंपनी थी, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेट्रो रेल सीट्स, कन्वर्टेड इनटू एलएलपी बाय द नेम सौम्या एलएलपी, कन्वर्ट हो गई। सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही है जो 47 सेक्शन 47 के अंदर दे रखी है। नाउ द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बीनू लिमिटेड, मतलब कंपनी के रिलेशन में अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखो क्या दे रखा है, पीआरएस खर्चा पीआरएस का खर्चा इनकट बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 कितना है, 20 लाख है। तो 5 साल के लिए अलाउ करा जाता है, 20 लाख डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 4-4 साल, 4-4 लाख हर साल अलाउ कर दिया जाएगा अगले 5 साल के लिए। कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने 21-22 और 22-23 में जो है 4-4 लाख का खर्चा क्लेम कर लिया है। अब करंट ईयर में क्या हो गया, करंट ईयर में जो है कंपनी कन्वर्ट हो गई एलएलपी में, तो अगले 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए खर्चा कौन क्लेम करेगी, एलएलपी क्लेम करेगी, कितने का, 4 लाख का। तो देखो जब अपन पीजीपी इनकम निकालेंगे ना, तो पीजीपी इनकम निकालते समय अपन क्या करेंगे, लेस आइटम्स में जो है 4 लाख का डिडक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो ये लेस आइटम्स हैं, ये लेस आइटम्स से अपन ने जो है 4 लाख का वीआरएस का डिडक्शन ले लिया करंट ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, 150 इक्विटी शेयर्स इन टोयो लिमिटेड एन इंडियन कंपनी लिस्टेड इन बीएससी, एक्वायर्ड ऑन 31/7/2017, 31/7/2017 ₹1900 में एक्वायर करे थे, किसने, बीनू लिमिटेड ने। कन्वर्जन में क्या हुआ, ये शेयर्स हमने किसको दे दिए, ये शेयर्स एलएलपी को दे दिए। तो आपको बताया कि भाई अगर कन्वर्जन होता है कंपनी का एलएलपी में, तो जो भी कैपिटल से ट्रांसफर होते हैं उस पर कैपिटल गेन्स नहीं लगते, तो इस पर भी कैपिटल गेन्स नहीं लगेंगे ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। आगे बढ़ते हैं, बिसाइड्स अदर एसेट्स ट्रांसफर टू सौम्या एलएलपी, ठीक है, इट ऑल्सो ट्रांसफर्स टू फैक्ट्री बिल्डिंग्स, हमने जो है 2 फैक्ट्री बिल्डिंग ट्रांसफर करी। 1/4/2023 में सौम्या ने क्या करा, ये जो एलएलपी है, एलएलपी ने क्या करा, एक फैक्ट्री बिल्डिंग तो है लीज पे दे दी, एक फैक्ट्री बिल्डिंग लीज पे दे दी। देखो क्या दे रखा है, लीज आउट 1 फैक्ट्री बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर एक्सेट्रा एट अ कंसोलिडेटेड रेंट ऑफ 50,000 पर मंथ। तो इसका मतलब ये है कि 2 फैक्ट्री बिल्डिंग थी, एक फैक्ट्री बिल्डिंग को अपन ने क्या करा, रेंट पे दे दिया। इसका मतलब ये जो रेंटल इनकम है कहाँ पर टैक्सेबल होगी, आईएफओएस में। 50,000 इंटू 12 कर देंगे अपन, तो आईएफओएस की इनकम निकालेंगे जब अपन, तो वही आईएफओएस की जब मैंने इनकम निकाली तो मैंने क्या करा, 50,000 इंटू 12 कर दिया कि ये जो मेरी क्या है, आईएफओएस की इनकम बन गई है। आगे के पॉइंट्स देखते हैं अपन। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 ये जो सौम्या है इसने कितना प्रॉफिट कमाया, 25,40,000 का प्रॉफिट कमाया। तो आज 25,40,000 का अपन पीजीपी इनकम दिखाएंगे, 25,40,000 की अपन ने पीजीपी इनकम दिखा दी। अब देखो क्या दे रखा है, जो बीनू है वर्किंग पार्टनर है, बीनू जो है वर्किंग पार्टनर है ऑफ द एलपी, इज ऑल्सो वर्किंग पार्टनर इन अनदर फर्म। अच्छा, ही इज एक्टिवली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बोथ द फर्म्स। अच्छा, बीनू भाई साहब को सैलरी मिली है 55,000 पर मंथ। तो बीनू भाई साहब को जो है सैलरी मिली है 55,000 पर मंथ फ्रॉम एलएलपी एंड द सेम इज ऑथराइज्ड बाय द डीड। तो ये सेक्शन 40 बी से कवर करेंगे अपन, तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अपन को जो है बाद में जो है क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 40 बी में लिमिट लगा के देखना पड़ेगा कि जो रेम्युनेशन है वो वेल विद इन द लिमिट ऑफ 40 बी है कि नहीं है। अब देखो क्या बता रखा है, आयुष्मान एक एम्प्लॉय था जिसको अपने क्या करा, मुंबई में काम के लिए भेजा 3 महीने के लिए। एलपी ने क्या करा, उसकी सैलरी जो है कैश में पे कर दी जब वो मुंबई में था, और टीडीएस वीडीएस डिडक्ट कर लिया। अब हमने जो है कैश में इसलिए पेमेंट करा क्योंकि मुंबई में उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं था। अब देखो क्या देखा, दिस पेमेंट वॉज इंक्लूडेड इन द सैलरी डेबिटेड द पीएनएल अकाउंट। और जो आयुष्मान है वो जनरली कहाँ पर पोस्टेड रहता है, दिल्ली में पोस्टेड रहता है। तो आपको बताइए रूल 6DD में कवर हो गया। सेक्शन 43 में 6DD रूल कहता है कि भाई अगर किसी एम्प्लॉय को आप जो है किसी दूसरी जगह पे काम करने भेज देते हो जहाँ पर उसका बैंक अकाउंट नहीं है, और आपने उसकी सैलरी कैश में पे कर दिया बिना टीडीएस काटे, तो भी आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगा, 43 का डिसअलाउंस नहीं होगा। तो इस केस में कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने जो है उसको मुंबई में बेचा है, 3 महीने के लिए बेचा है, मतलब 15 दिन से ज़्यादा के लिए बेचा है, उसका कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, प्लस आपने टीडीएस भी
डिडक्ट कर लिया है, तो नो वॉयलेशन नथिंग। आपने 25,000 का पेमेंट करा है, व्हाट्स द पेनल्टी फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिलीवरी कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर द रीजंस बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। कोई दिक्कत नहीं है, पेनल्टी आपने जो है पेनल्टी पे करी है, लेकिन कोई ये इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ नहीं है, मतलब बेसिकली आपने कोई लॉ नहीं तोड़ा है, ये तो बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस जो है फुलफिल नहीं होती, की वजह से क्या हुआ, आपने पेनल्टी करी है, अलाउ कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएनएल कितना बता रहा है, 5,40,000 बता रहा है, तो इसको अपन तो ऐड करेंगे। 5,40,000 का डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, 5,40,000 का अपन डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे। फिर देखो आगे क्या दे रखा है, एलपी ने जो है 18 लाख का प्रोविजन बना रखा है रीजनेबल बेसिस पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 18 लाख का प्रोविजन बनाया है रीजनेबल बेसिस पे, अपन कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अलाउड है। ग्रेचुटी प्रोविजन कितना है, ग्रेचुटी प्रोविजन 6.5 लाख और ग्रेचुटी एक्चुअली पेड कितना है 4 लाख है। तो आपको पता है कि ग्रेचुटी का प्रोविजन अलाउ नहीं होता, लेकिन जो ग्रेचुटी एक्चुअली पेड होती है वो अलाउ कर दी जाती है। तो 6.5 लाख आपने डेबिट कर रखा है और एक्चुअली आपने पे करी है 4, तो 6.5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6.5 माइनस 4 जो है बेसिकली आपको जो है एड बैक करना पड़ेगा। तेरा 6.5 माइनस 4, 6.5 माइनस 4 आप क्या करोगे, एड बैक कर दोगे, राइट। तो 2.5 लाख की जो ग्रेचुटी ओपन को एड बैक करनी पड़ जाएगी। आगे देखो क्या दे रखा है, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ शेयर्स कितना है 127,500, हटा देंगे अपन पीएनएल में से, तो ये मैंने क्या करा, लेसर कर दिया। इसकी कैबियंस की इनकम निकलेगी, हमने बेचे हैं कब, 31/5/2023 को बेचे हैं, 2750 पे बेचे हैं। हाईएस्ट प्राइस कोटेड ऑन 31/3/2018 कितना है, 2500 है, तो 112 ए लगेगा। 112 ए ये कहता है कि 31/1/2018 की फेयर मार्केट वैल्यू को आप कॉस्ट ऑफ इक्वेशन मान सकते हो। अच्छा मैंने खरीदा कितने पे था, अगर आप देखो कि मैंने खरीदा था 1900 पे, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है, फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है 2500 रुपये, तो अपन क्या लेंगे, 2500 रुपये की कॉस्ट ऑफ इक्वेशन ले लेंगे। 750 माइनस 2500 इंटू 750 माइनस 2500 इंटू कितने शेयर्स अपने पास, अपने पास है 150 शेयर्स, तो आ जाओ कैपियंस से अपन इनकम निकालेंगे। देखो ये रही कैपियंस की इनकम नीचे 2750 2750 माइनस 2500 इंटू 150 करोगे तो आपकी जो है कैपियंस की इनकम निकल जाएगी 37,500 की, ठीक है। 2750 इंटू 150, 2500 इंटू 150, अपने नेट करा तो कितना है 37,500 जो है 112 के अंदर मेरा कैपियंस निकल के आ गया, वेरी इजी। आगे बढ़ो, देखो क्या दे रखा है, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड 59,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी गिवन ऑन लीज। ये तो अपन पीजीबी में तो ऐड कर देंगे, आईएफओएस में से लेस कर देंगे, क्योंकि ये जो प्लांट एंड मशीनरी जो मैंने लीज पे दे रखी है वो मेरी आईएफओएस में टैक्सेबल हो रही है। देखो 59,000 मैंने इधर क्या करा, ऐड करा, और 59,000 आईएफओएस की जब इनकम निकाला था मैं दो लेस कर दिया, देखो लेस आइटम में 59,000 कर दिया। आगे देखो क्या दे रखा है, फैक्ट्री लाइसेंस फी आपने पे करी है 15,000 फॉर ईच बिल्डिंग। तो आपके पास दो फैक्ट्री बिल्डिंग थी, एक तो आपने लीज पे दे दी, तो अपन क्या करेंगे 15,000 ऐड कर देंगे और आईएफओएस में से लेस कर देंगे। देखो क्या होगा, 15,000 तो ऐड हो जाएगा, ये 15,000 अपन ने क्या करा, 15,000 तो ऐड कर दिया और 15,000 अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे, 15,000 अपन ने क्या करा, लेस करा। आगे बढ़े, फिर देखो क्या दे रखा है कि भाई लीगल फी पेड इंक्लूड 26,000 पेड टू एन एडवोकेट फॉर ड्राफ्टिंग द लीज अग्रीमेंट। तो लीज अग्रीमेंट आईएफओएस की इनकम है, 26,000 अपन पीजीबी में ऐड कर देंगे क्योंकि ये आईएफओएस से रिलेटेड है। 26,000 मैंने पीजीबी में ऐड कर दिया और बाकी क्या करा, आईएफओएस में से 26,000 को मैंने लेस कर दिया। देखो ये रहा, आईएफओएस में से 26,000 को मैंने लेस कर दिया। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे ये बता रखा है कि अंडर एन अग्रीमेंट ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग बैंक ने क्या करा था, कन्वर्ट करा था अनपेड इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 9 लाख अप टू इतना इंटू अ न्यू लोन रिपेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट करंट ईएमआई अपन ने पे करी, तो 9 लाख डिवाइड बाय 3 करा तो 3 लाख जो है अपने करंट ईएमआई पे करा है, 43 बी में एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ कर दिया जाएगा। 3 लाख का आपने जो इंटरेस्ट पे करा है वो आपको जो है करंट ईएमआई डिडक्शन दे दिया जाएगा। फिर देखो क्या बता रखा है, एलएलपी ने कुछ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट्स बेचे थे 1.5 लाख के और सम को आपने जो है पीएनएल में क्रेडिट नहीं कराए, तो बेसिकली आपने जो ये इंपोर्ट इंटाइटलमेंट्स बेचे हैं ये पीजीबी में टैक्सेबल होने चाहिए थे, आपने पीएनएल में क्रेडिट नहीं करा तो अपन क्या करेंगे, पीएनएल में इसको ऐड कर देंगे। 1.5 लाख की आपकी इनकम बनेगी, 1.5 लाख की हमें आपकी करनी पड़ेगी, इनकम बनानी पड़ेगी। देखो ये रहा, मैंने ऐड करा प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट्स, ठीक है। फिर देखो क्या बता रखा है, मिस्टर बीनू ने मिस्टर बीनू जो वर्किंग पार्टनर था उसने कार खरीदी विच इज रजिस्टर्ड इन इज ओन नेम, उसके नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन वो जो कार है बिजनेस के लिए यूज हो रही है, एलपी के बिजनेस के लिए यूज हो रही है। द डेप्रिसिएशन ऑन द कार कितना है, 15,000 करंट ईयर का, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेप्रिसिएशन अमाउंट डेबिटेड टू द पीनल अकाउंट। तो बेसिकली जो डेप्रिसिएशन आ रहा है कितने का आ रहा है, डेप्रिसिएशन आ रहा है 15,000 का आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिजनेस पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो, अलाउ कर दी जाएगी, इवन इफ किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, आपके पार्टनर के ओन नाम पे रजिस्टर्ड है। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल कितना बता रहा है, 8,10,000 बता रहा है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स गिवन ऑन लीज अमाउंटिंग टू 90,000। तो आपको पता है कि भाई 90,000 का जो डेप्रिसिएशन है ये तो अपन आईएफओएस में से लेस करेंगे, आ जाओ 90,000 का डेप्रिसिएशन अपन क्या करेंगे, आईएफओएस में से लेस करेंगे, और बाकी जो बैलेंस डेप्रिसिएशन है, बाकी जो बैलेंस डेप्रिसिएशन है वो कितना हो जाएगा, 8,10,000 में से अगर मैं 1 लाख लेस करता हूँ तो कितना बचता है, 7,10,000 प्लस 10,000, तो 7,20,000 का डेप्रिसिएशन मुझे क्या करना पड़ेगा, 7,20,000 का डेप्रिसिएशन जो है मुझे लेस करना पड़ेगा। देखो ये रहा 7,20,000 का डेप्रिसिएशन मैंने इधर से लेस करा। अब इसी तरह से जो डेप्रिसिएशन मोटर कार एक्सक्लूसिव यूज उसका आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा कितने का, 15,000 का, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि
क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, उसको बिजनेस पर्पज के लिए ही यूज कर रहे हैं। ये वाला पूरा पर्पस हो गया सॉल्व अपना। क्या बचा है अपना, देखो एक ये क्वेश्चन मार्क बना रखा था अपन ने। 55,000 की मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, तो पहले तो मैं सैलरी को ऐड कर दूंगा। 55,000 इंटू 12 कितना होता है? हाँ, तो 55,000 इंटू 12 करोगे तो आपका निकल के आएगा 6,60,000। इस 6,60,000 को आप क्या करोगे, ऐड बैक कर दोगे। अच्छा, 6,60,000 आपने ऐड बैक कर दिया। अब सारे एडजस्टमेंट्स करा आपने, सारे एडजस्टमेंट कर आपने टोटल करा, तो आपका निकल के आएगा बुक प्रॉफिट कितना? आपका बुक प्रॉफिट निकल के आएगा 26,77,500, राइट। अच्छा, आपको पता है कि भाई एलिजिबल लिमिट कैसे निकालते हैं? पहले 3 लाख का तो अपन क्या आते हैं, पहले 3 लाख का 90% लेते हैं, तो कितना हो गया? 2,70,000। बाकी बैलेंस का अपन 60% ले लेंगे, तो आपकी एलिजिबल लिमिट कितनी निकल के आएगी? आपकी एलिजिबल लिमिट निकल के आएगी, देखो ये रही 16,96,500। अच्छा, 16,96,500 मेरी एलिजिबल लिमिट निकल के आ गई, और मैंने एक्चुअल में कितना पे करा? 6,60,000। तो पूरे का पूरा मुझे क्या मिल जाएगा? पूरे का मुझे जो है रिडक्शन दे दिया जाएगा। मेरी पीजीपी इनकम निकल के आ जाएगी कितने की? 20,1750। कैबियंस की इनकम निकल के आई थी 37,500। और आपकी जो आईएफओएस की इनकम है वो कितनी निकल के आई थी? 4,10,000। आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 24,65,000। 24,65,000 जो है बेसिकली मेरी जो है क्या हो जाएगी? टोटल इनकम हो जाएगी। तो मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इजी था क्वेश्चन, राइट। इसमें कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थे नहीं, सारे आसानी थे। तो अपना क्वेश्चन नंबर खत्म। अच्छा, कन्वर्जन पे मैंने आपको बता दिया, कन्वर्जन पे क्या होता है, जो भी आप कैपिटल से ट्रांसफर करते हो उस पर जो है आपको कैबियंस देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, राइट। तो क्या देखा है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल और इंटेंजिबल एसेट बाय द कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, और एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय द शेयरहोल्डर टू एलएलपी इन कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। और आपको जो है कोई भी कैपियंस देने की जरूरत नहीं है। इजी, तो सारे एडजस्टमेंट्स हो गए अपने। अब आ जाते हैं 189 पे। देखो 189 क्या बता रहा है? 189 मुझे ये कह रहा है कि भाई मैसर सुहान एंड कंपनी एक फर्म थी जो क्या कर रही थी, ट्रेडिंग एक्टिविटी कैरी ऑन कर रही थी, कैरिंग ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटी। इट हैज फाइल ऑल इट्स रिटर्न, और इट हैज फाइल ऑल इट्स रिटर्न प्रॉम्प्टली अप टू द प्रीवियस ईयर 21-22, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 तक हमने सारे रिटर्न भरे। अच्छा, द फर्म सफर्ड लॉसेस ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू मार्केट कंडीशंस एंड सम ऑफ द मेजर डेटर्स डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूज। आगे बढ़ो। इट वाज डिसाइडेड बाय द पार्टनर ऑन 17/9/2023। पार्टनर ने डिसाइड करा कि भाई 17/9/2023 को क्या करेंगे, व्हेन द स्क्रूटनी असेसमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 वाज इन प्रोग्रेस, मतलब आपकी जो असेसमेंट प्रोसीडिंग है वो कंटिन्यू थी, चल रही थी। पार्टनर ने डिसाइड करा कि भाई हम क्या करेंगे, फर्म को डिसकंटिन्यू कर देंगे। एंड नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूस वाज गिवन टू द एओ ऑन 12/12/2023। अभी बोला है कि भाई इन दीज सर्कमस्टांसेस यू आर रिक्वायर्ड टू, इन दीज सर्कमस्टांसेस यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज ऑन द टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर द फर्म। तो देखो बहुत सिंपल सी बात ये है, अपना को अपनी जो असेसमेंट प्रोसीडिंग है वो 21-22 की चल रही थी, प्रोग्रेस में थी, और बीच में आपने क्या करा, बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया। सिंपल से अपना लॉ ये कहता है कि जो असेसमेंट ऑफ एओ असेसिंग ऑफिसर है, जो एओ है, वो आपकी जो प्रोसीडिंग है उसको कंटिन्यू रखेगा, कोई कंटिन्यू रखेगा, ये मानते हुए कि अभी भी आपका बिजनेस चल रहा है। अपनी वो प्रोसीडिंग खत्म करेगा, और उसके बाद क्या मानेगा, उसके बाद ये मानेगा कि आप डिजोल्व हो चुके हो। अब देखो पढ़ लेना। एज पर 189 द एओ इज रिक्वायर्ड टू मेक द असेसमेंट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द फर्म एज इफ नो डिसकंटिन्यूअस हैज टेकन प्लेस। एओ ये मानेगा कि अभी भी आपका बिजनेस चल रहा है, उसके बेसिस पे वो आपका असेसमेंट खत्म करेगा। Accordingly, all the provisions of the Income Tax Act, including the provisions relating to levy of penalty other sum chargeable under the act, would apply to such assessment. अगर एओ को लगता है कि भाई फर्म वाज गिल्टी ऑफ एनी एक्ट, वो क्या करेगा, पेनल्टी वेनल्टी इंपोज कर देगा। एवरी पर्सन हु वाज द पार्टनर एट द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूअस वुड बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वुड अप्लाई टू सच असेसमेंट और इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी और अदर सम। तो सिंपल सी बात ये है कि एओ जो है अपनी प्रोसीडिंग कंटिन्यू रखेगा, और एओ जो है अपनी प्रोसीडिंग को खत्म करेगा एज इफ अभी तक आपका डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ है। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस के दिन पे जो भी आपके पार्टनर थे सब क्या होंगे, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। सिंपल। So in this case, क्योंकि discontinuance has taken place after the scrutiny assessment proceedings has commenced, the proceedings may be continued. Proceedings may be continued against the persons who were the partners of the firm from the stage at which these proceedings stood at the time of discontinuance. भले ही आपने डिसकंटिन्यूस कर दिया, आपकी प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी, ये मानते हुए कि अभी तक डिसकंटिन्यूस नहीं हुआ है। सिंपल। अब देखो अपने को क्या बता रखा है, 3 इन्वेस्टमेंट फंड है LMN, 3 इन्वेस्टमेंट फंड है इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडिया इन द फॉर्म ऑफ LLP। फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द इनकम अर्न बाय दीस फंड्स आर एज फॉलोस। अपने पास 3 क्या है, इन्वेस्टमेंट फंड है LMN। बिजनेस इनकम बता रखी है, कैपिटल गेन्स की इनकम बता रखी है, और आईएफओएस की इनकम बता रखी है, तीनों इन्वेस्टमेंट फंड की। सबसे पहले बोल रहा है कि भाई आप जो है टोटल इनकम निकालो इन्वेस्टमेंट फंड की और यूनिट होल्डर की। तो टोटल इनकम निकालो इन्वेस्टमेंट फंड की और यूनिट होल्डर की, अज्यूमिंग कि भाई हर इन्वेस्टमेंट फंड के पास 30 यूनिट होल्डर है, और इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टमेंट फंड इज द ओनली इनकम ऑफ द यूनिट होल्डर। आगे मुझे ये बोल रहा है कि भाई डिटरमिन द लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, डिटरमिन द लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड बाय द इन्वेस्टमेंट फंड एन। तो इन्वेस्टमेंट फंड एन कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड करेगा और उसके यूनिट होल्डर कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो बताने को बोल रहा है अपने को। फिर ये बोल रहा है कि भाई क्या डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेबल बाय द इन्वेस्टमेंट फंड ऑन द इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर्स। तो इन्वेस्टमेंट फंड जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने यूनिट होल्डर्स को, क्या उस पर उसको कोई टैक्स पे करने की जरूरत है क्या। और लास्ट में बोल रहा है कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट फंड डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर इनकम, अगर इन्वेस्टमेंट फंड करंट में अपनी सारी की सारी इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, तो इन केस द इन्वेस्टमेंट फंड डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर इनकम, क्या
क्या बेसिकली इनकम चेंज होगी किसकी, क्या बेसिकली इनकम चेंज होगी यूनिट होल्डर्स की। हाँ जी, तो अपन एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फंड पे आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड एल। आपको एक सिंपल सा फंडा पता है ना कि जो इन्वेस्टमेंट फंड होता है, मैं तो लिखा भी देता हूँ आपको कि क्या है। इन्वेस्टमेंट फंड है और ये क्या है, यूनिट होल्डर्स है। ये पीजीपी इनकम है और ये अदर इनकम है। तो इन्वेस्टमेंट फंड की पीजीपी इनकम टैक्सेबल होती है और इन्वेस्टमेंट फंड की बाकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंड की पीजीपी इनकम क्या है, टैक्सेबल है। इन्वेस्टमेंट फंड की पीजीपी इनकम क्या है, टैक्सेबल है। तो यूनिट होल्डर की वो हाथ में क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फंड की अदर इनकम क्या है, अदर इनकम उसके हाथ में एग्जेम्प्ट है। तो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। इन्वेस्टमेंट फंड का बस इतना सही क्रक्स है। अब देखो, ये जो एल है, ये जो इन्वेस्टमेंट फंड एल है, इसकी पीजीपी इनकम कितनी है, निल है। तो इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, निल। अच्छा, इसकी जो अदर इनकम है, कैपिटल गेंस और आईएफओएस की इनकम 12 लाख और 6 लाख। 12 लाख और 6 लाख क्या है, अदर इनकम है। ये इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट है, तो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये रहा इन्वेस्टमेंट फंड एल। बिजनेस इनकम तो हो गई निल। बाकी देखो, अब यूनिट होल्डर की बात करते हैं। कितनी इनकम थी आपकी, इनकम थी बेसिकली ये 12 लाख और 6 लाख। और अपने पास हर इन्वेस्टमेंट फंड में 30 यूनिट होल्डर हैं। तो 12 लाख डिवाइड बाई 30 करूंगा मैं। देखो ये रहा, 12 लाख डिवाइड बाई 30 करा मैंने, बेसिकली आ गया 40,000। ठीक है। और 12 लाख और 6 लाख डिवाइड बाई 30 करा तो आ गया 20,000। ठीक है ना। तो जो कैपिटल गेन्स की इनकम है 12 लाख, वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। और अपन क्या करें, पर यूनिट होल्डर निकालें कि भाई एक पर्टिकुलर यूनिट होल्डर की इनकम कितनी है। तो 12 लाख डिवाइड बाई 30 करा तो मेरा आ गया 40,000 और 6 लाख डिवाइड बाई 30 करा तो आ गया 20,000। तो टोटल इनकम कितनी हो गई, टोटल इनकम हो गई 60,000 की। डन, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट फंड एल। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट फंड एम पे। देखो, एम की 3 लाख की क्या है, बिजनेस इनकम है। किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल होगी। देखो, तो इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम में 3 लाख दिखा दिया। और बिजनेस इनकम जो यूनिट होल्डर की वो होती है क्या, एग्जेम्प्ट, ईजी है। बाकी अदर इनकम देखो, बाकी अदर इनकम 18 लाख और 7 लाख 20 हज़ार। तो ये इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो इन्वेस्टमेंट फंड को उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स यूनिट होल्डर्स पे करेंगे। क्या देखो, 18 लाख डिवाइड बाई 30 और 18 लाख डिवाइड बाई 30 और 7 लाख 20 हज़ार डिवाइड बाई 30 कितना हो गया, 84,000। कितना था, देखो 18 लाख डिवाइड बाई 30 करा मैंने और 7 लाख 20 हज़ार डिवाइड बाई 30 करा, मेरी जो है यूनिट होल्डर की इनकम निकल के आ गई। क्या अदर इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल। लास्ट देखते हैं एन। लॉस आ रहा है तो आपने एक प्रोविजन पर रखा है कि भाई इन्वेस्टमेंट फंड का अगर लॉस आता है तो आपको जो है लॉस को इस तरह से कंप्यूट करना पड़ेगा एज इफ कि इन्वेस्टमेंट की सारी इनकम क्या है, उसके हाथ में टैक्सेबल है। तो अगर इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में आपको लॉस दिख जाए ना, तो आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम निकालनी है। एज इफ की सारी इनकम उसके हाथ में क्या है, टैक्सेबल है। अब मुझे बताओ, ये तो क्या है, ये बेसिकली आपकी बिजनेस इनकम है, ये कैप गेन्स की इनकम है और ये क्या है, आईएफओएस है। अच्छा, कैप गेन्स का जो लॉस है क्या मैं दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हो। अच्छा, बिजनेस जो इनकम है, बिजनेस इनकम मेरी लॉस आ रही है, बिजनेस इनकम में जो है मेरा क्या आ रहा है, 1,50,000 का लॉस आ रहा है। क्या मैं इसको जो है दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकता हूँ, बिल्कुल आप आईएफए से सेट ऑफ कर सकते हो। तो क्या होगा, 9 लाख में से मैं 1,50,000 को लेस कर दूंगा। 9 लाख में से क्या करूंगा, 1,50,000 को लेस कर दूंगा, कितना बचेगा आपका, बचेगा 7,50,000। तो 7,50,000 की आपकी क्या बनेगी, 7,50,000 की आपकी जो है आईएफएस की इनकम बनेगी। तो 7,50,000 डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, 7,50,000 डिवाइड बाय मैं कर दूंगा 30। तो देखो ये रहा, 7,50,000 डिवाइड बाय 30 करा तो मेरी आईएफएस की इनकम हो गई 25,000। अच्छा सुनो, आपकी इन्वेस्टमेंट फंड जो है, इन्वेस्टमेंट की बिजनेस इनकम तो नील थी, क्योंकि 1,50,000 का जो लॉस था वो अपन ने क्या करा, सेट ऑफ कर लिया आईएफओएस से। तो आईएफओएस खत्म और बिजनेस लॉस खत्म। बचा क्या, कैपिटल गेन का लॉस। कैपिटल गेन्स के लॉस को क्या करूंगा, कैपिटल गेन्स के लॉस को सारे के सारे यूनिट होल्डर्स में एलोकेट कर दूंगा। तो कैपिटल गेन्स का लॉस जो है सारे के सारे यूनिट होल्डर्स में एलोकेट कर दिया जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, बेसिकली जो कैपिटल गेन्स का लॉस है सारे के सारे यूनिट होल्डर्स में एलोकेट कर देंगे। देखो ये रहा, जो 4,50,000 का कैपिटल गेन्स का लॉस है, क्या होगा, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम, द सेम हैज टू बी कैरी फॉरवर्ड बाय द यूनिट होल्डर्स। तो लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन्स विल बी 4,50,000 डिवाइड बाई 30 15,000 ईच। 4,50,000 डिवाइड बाई 30 15,000 ईच। assuming that all the unit holders held units for more than 12 months or more। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो अगर लॉस होता है इन्वेस्टमेंट फंड को, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि भाई जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसकी सारी इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल है, अकॉर्डिंगली आप लॉस निकाल दोगे। तो मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कि सारी इनकम जो है इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में क्या है, टैक्सेबल है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कि जो कैपिटल का लॉस है किसी दूसरे एसेट सेट ऑफ नहीं हो सकता। बिजनेस लॉस जो है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, आईएफओ से सेट ऑफ कर सकता हूँ। मैंने क्या करा, 1,50,000 को जो है इधर से सेट ऑफ कर लिया, कितना बचा, ये बचा फिर 7,50,000। 7,50,000 मैंने जो है यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मेरा बचा कैपिटल का लॉस। इस कैपिटल के लॉस को क्या करूंगा, इस कैपिटल के लॉस को जो यूनिट होल्डर्स में एलोकेट कर दूंगा। इस कैपिटल के लॉस को बेसिकली मुझे क्या करना है, कैपिटल के लॉस को मुझे यूनिट होल्डर में एलोकेट कर देना है। और आपको एक चीज पता है, जो कैपिटल का लॉस होता है या फिर जो आपके अदर इनकम का लॉस होता है, वो अपन यूनिट होल्डर्स में एलोकेट करते हैं। इन केस यूनिट होल्डर्स ने क्या कर रखा है, एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए यूनिट होल्ड कर रखी है एज ऑन द डेट ऑफ एलोकेशन। तो अपन करंट ईयर में एज्यूम करें, करंट क्वेश्चन में एज्यूम करें कि जो यूनिट होल्डर्स है उसने सारी की सारी यूनिट्स 12 महीने या उससे ज्यादा के लिए रख रखी थी, इसलिए अपन क्या करेंगे, ये जो लॉस है एलोकेट कर देंगे यूनिट होल्डर्स को। अच्छा, फिर ये पूछा कि भाई क्या आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत है, तो कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। फिर देखो ये क्या बोला है कि अगर इन्वेस्टमेंट फंड अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट फंड अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है तो हम ये मान लेंगे कि भाई उसने क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी है सारी की सारी इनकम, एंड अकॉर्डिंगली आंसर सेम ही रहेगा।
ठीक है ना। तो अगर इन्वेस्टमेंट फंड अपनी इनकम करंट प्रीवियस ईयर के एंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है तो हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट फंड ने अपनी सारी की सारी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, और आंसर जो है बेसिकली सेम ही रहने वाला है। तो देखो क्या दे रखा है, अगर इनकम अराइजिंग टू इन्वेस्टमेंट फंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज नॉट पेड और क्रेडिटेड टू द यूनिट होल्डर्स, अगर आपने पे नहीं करी है, ये मान लिया जाएगा इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द यूनिट होल्डर एज ऑन द लास्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच सच पर्सन वुड हैव बीन एंटाइटल्ड टू रिसीव द इनकम हैड इट बीन पेड इन द प्रीवियस ईयर। तो हम ये मान लेंगे कि भाई हमने क्या करा है, हम ये मान लेंगे कि भाई हमने जो है इनकम पे करी है, और अकॉर्डिंगली जिस तरह से आपको जो है इनकम मिलनी चाहिए थी उसी अकॉर्डिंग यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। देयरफॉर कोई भी चेंज नहीं होगा, जो अपन ने ऊपर कैलकुलेशन करी सेम टू सेम कैलकुलेशन ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं अपन बिजनेस ट्रस्ट के क्वेश्चन पे। देखो क्या बता रखा है, बिजनेस बिल्ड वेल लिमिटेड एक रीट है। बिल्ड वेल लिमिटेड क्या है, एक रीट है रजिस्टर्ड अंडर सेबी रेगुलेशंस, जो 51% शेयर होल्ड करती है किसी हेड्स लिमिटेड की कंपनी में। तो ये जो हेड्स लिमिटेड क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल हो गई। मुझे बता रखा है बिल्ड वेल लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें को, जो है ये 5 तरह की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मिस्टर विजय, एक विजय है रेसिडेंट इंडियन है, जो 70% यूनिट्स होल्ड करता है किसकी, रीट की, बिजनेस ट्रस्ट की। उसकी कोई भी दूसरी इनकम नहीं है। अब मुझे जो है क्या करना है, मुझे बिजनेस ट्रस्ट और मिस्टर विजय की, बिजनेस ट्रस्ट और मिस्टर विजय की क्या आनी है, बिजनेस ट्रस्ट और मिस्टर विजय की जो है इनकम निकालनी है। इनकम निकालनी है और टैक्स पेबल निकालना है। अच्छा, जो मेरी एसपीवी है, एसपीवी ने जो है 115 बीए और 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट कर रखा है, हैज ऑप्टेड टू पे 115 बीडब्ल्यू, और मिस्टर विजय ने जो है 115 बीएससी ऑप्ट कर रखा है। अब देखो आ जाओ, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एसपीवी, आपको पता है जो इंटरेस्ट इनकम होती है एसपीवी से क्या होती है, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जाम, तो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में कोई एग्जाम, यूनिट होल्डर के हाथ में होगी टैक्सेबल। कितनी है टोटल, 10 करोड़ है, लेकिन जो विजय है वो 70% होल्ड करके बैठा है, तो 10 करोड़ का 70% कितना हो गया, 7 करोड़ हो गया। तो टैक्सेबल है किसके हाथ में, विजय के हाथ में। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। डिविडेंड इनकम आ रही है किससे, डिविडेंड इनकम आ रही है एसपीवी से। तो आपको पता है कि डिविडेंड इनकम एसपीवी से आ रही है, तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या है, एग्जाम है। यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो इधर तो कोई एग्जाम, यूनिट होल्डर के हाथ में कोई टैक्सेबल। तो मिस्टर विजय का ध्यान रखना, मिस्टर विजय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबका सबका 70% करना पड़ेगा। तो 3 करोड़ का 70% करा तो कितना हो गया, 2 करोड़ 10 लाख हो गया। मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई जो मेरा एसपीवी है उसने क्या कर रखा है, 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट कर रखा है। अगर इसने 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट नहीं करा होता तो उससे उससे इसका इंपैक्ट क्या था कि भाई इधर भी एग्जाम हो जाती, इधर भी एग्जाम हो जाती। लेकिन क्योंकि उसने एक कंसेशन रेट ऑप्ट कर रखी है तो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, इजी। फिर देखो क्या बता रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज कितना है, 1 करोड़ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज 1 करोड़ है। बिजनेस ट्रस्ट एमएमआर पे टैक्स पे करेगा 42.744 पे। देखो ये रहा, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। तो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगी, एग्जाम। कितने बिजनेस ट्रस्ट कितने पे टैक्स पे करेगा, 42.744% पे। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनीज, अगेन बिजनेस ट्रस्ट क्या करेगा, बिजनेस ट्रस्ट जो है एमएमआर पे टैक्स पे करेगा। बिजनेस ट्रस्ट को एमएमआर पे टैक्स पे करना पड़ेगा, और यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगी, एग्जाम हो जाएगी। लास्ट पॉइंट क्या देखा है, रेंटल इनकम डायरेक्टली, रेंटल इनकम फ्रॉम डायरेक्टली ओन रियल एस्टेट एसेट्स। तो आपको पता है कि भाई जो ये रेंटल इनकम होती है फ्रॉम रियल एस्टेट एसेट, जो डायरेक्टली कौन ओन कर रहा है, रीट ओन कर रही है, तो उस केस में जो है बिजनेस के हाथ में एग्जाम, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल, और यूनिट होल्डर के हाथ में जो है 70% टैक्सेबल होगी। तो देखो ये रहा, सबसे पहले तो मैंने क्या करा, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में तो कर दिया एग्जाम, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल कर दिया। मैंने टोटल इनकम निकाली, बिजनेस ट्रस्ट कितनी आई, यूनिट होल्डर की आ गई 10 करोड़ 85 लाख, 10 करोड़ 85 लाख। इस 1 करोड़ 10 लाख पे जो है बिजनेस ट्रस्ट क्या करेगा, एमएमआर पे टैक्स पे करेगा। कितना आ गया, 47,01,840। और जो ये मिस्टर विजय, इसकी इनकम निकलेगी 115 बीएससी में। 115 बीएससी में आपकी इसकी इनकम निकाल दो, स्लैब लगा दो, सरचार्ज ऐड कर दो। स्लैब लगा दिया मैंने, सरचार्ज ऐड कर दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दिया, तो मेरा टैक्स पेबल निकल के आ गया कितने का, टैक्स पेबल आपका निकल के आ गया 4 करोड़ 19,25,000 का जो है इसका टैक्स निकल के आ गया। ठीक है। अच्छा, सरचार्ज ध्यान रखना, सरचार्ज जो है मैक्सिमम कितना रहेगा, 25% रहता है। 115 बीएससी में सरचार्ज मैक्सिमम 25% रहता है। बाकी नॉर्मल टैक्स रेजिम में जो मैक्सिमम सरचार्ज है वो 37% तक जाता है, लेकिन 115 बीएससी में मैक्सिमम सरचार्ज कितना रहता है, 25%। तो अपन ने क्या करा, दोनों की जो है इनकम निकाल दी थी और दोनों का टैक्स पेबल निकाल दिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है बिजनेस ट्रस्ट की नॉलेज होनी चाहिए। बिजनेस ट्रस्ट की एक बार प्रोविजन रिवाइज कर लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन करना आपसे आराम से हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता होगा कि अपन ये जो इनकम पड़ी है ये क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। बाकी इन दोनों इनकम पे बिजनेस ट्रस्ट को क्या करना पड़ता है, एमएमआर पे टैक्स पे करना पड़ता है। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, आ जाओ। देखो इन्वेस्टमेंट फंड का नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको क्रक्स बता ही दिया था इन्वेस्टमेंट फंड का क्या होता है क्रक्स। देखो क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। उसके पास क्या है, 20 रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स है, 20 यूनिट होल्डर्स हैं। अच्छा, हर यूनिट होल्डर के पास 5 यूनिट्स हैं। अच्छा, आउट ऑफ दिस 16 यूनिट होल्डर्स आर होल्डिंग यूनिट्स फॉर मोर देन 12 मंथ्स। तो 20 में से 16 जो है यूनिट होल्ड करके बैठे हैं फॉर मोर देन 12 मंथ्स, एंड 4 यूनिट होल्डर्स आर होल्डिंग फॉर लेस देन 12 मंथ्स एज ऑन 31/3/2024। पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम बता रखा है। पर्टिकुलर्स इनकम आर एस फॉलोस, क्या है, बिजनेस इनकम है 20 लाख की, बिजनेस इनकम है 20 लाख की, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 30 लाख का, आईएफओएस है कितना, 40 लाख का। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट, डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अबव इनकम इन द हैंड्स ऑफ फंड एज वेल एज यूनिट होल्डर्स। और क्या हो, अगर क्या हो कि भाई जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसने सिर्फ और सिर्फ 80% इनकम क्या करी है, डिस्ट्रीब्यूट करी है।
तो आपको पता है ये जो बिजनेस इनकम है इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में क्या है, टैक्सेबल है। यूनिट होल्डर के क्या हाथ में क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। देखो ये रहा, बिजनेस इनकम जो है टैक्सेबल हो जाएगी यूनिट इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में, कंसिक्वेंटली टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगी यूनिट होल्डर के हाथ में। वेरी इजी। आईएफओएस की इनकम कितनी है, आईएफओएस की इनकम है 40 लाख। आपको पता है इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल। 40 लाख की जो इनकम है, 40 लाख की जो इनकम है देखो ये रही, एग्जेम्प्ट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में। 40 लाख की इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगी, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। और कितने यूनिट होल्डर्स है, 20 यूनिट होल्डर्स हैं। तो 40 डिवाइड बाई मतलब 2 लाख हर यूनिट होल्डर के हाथ में, हर यूनिट होल्डर के हाथ में जो है बेसिकली 2 लाख की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इजी। फिर तो क्या बता रखा है आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है कितने का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है 30 लाख का। तो आपने पढ़ रखा है कि भाई जो आपका ये लॉस होता है ये यूनिट होल्डर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि जो यूनिट होल्डर है वो एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए क्या करके बैठे हैं, यूनिट होल्डर एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए यूनिट को होल्ड करके बैठे हैं। अपने केस में मुझे साफ साफ ये कह रखा है कि भाई जो ये 30 लाख का लॉस है ये 20 यूनिट होल्डर में एलोकेट होना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि भाई 20 में से 16 तो होल्ड करके बैठे हैं 12 महीने या उससे ज़्यादा के लिए, और 4 होल्ड करके नहीं बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे, 30 लाख डिवाइड 20 करेंगे, पर यूनिट होल्डर का निकल के आ जाएगा आपको कितना लॉस होता है, 16 उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, 4 उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, सिंपल। तो देखो ये दे रखा है, अपन ने क्या करा, 30 लाख डिवाइड बाय 20 करा, मतलब 1.5 लाख मुझे क्या करना है, 1.5 लाख जो है यूनिट होल्डर को अलोकेट करना है। लेकिन सिर्फ 16 के 16, 20 में से सिर्फ 16 क्या कर सकते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बाकी 4 कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो देखो क्या दे रखा है 16 यूनिट होल्डर्स उसको सेट ऑफ कर, 16 यूनिट होल्डर्स को क्या कर सकते हैं, बेसिक कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, लॉस ऑफ 1.5 लाख कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड बाय 4 यूनिट होल्डर्स। तो जो 4 यूनिट होल्डर हैं जो 12 महीने से कम के लिए यूनिट होल्ड करके बैठे थे, उन वो कैरी फॉरवर्ड बेसिकली नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपना प्रोविजन समझ में आ गया ना आपको। प्रोविजन बस इतना सा बात कहता है कि भाई जो लॉस है वो यूनिट होल्डर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। शर्त ये है कि यूनिट होल्डर जो है एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए जो है यूनिट को होल्ड करके बैठे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जो है लॉस कैरी फॉरवर्ड वो नहीं कर पाएंगे। तो अपने में केस में 16 जो है होल्ड करके बैठे थे तो वो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, जो 4 है वो करके नहीं बैठे थे तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो 1.5 लाख इंटू 4 बेसिकली 6 लाख, 1.5 लाख इंटू 4 बेसिकली 6 लाख का जो लॉस है वो लैप्स हो जाएगा। लैप्स का मतलब ये है कि भाई यूनिट होल्डर भी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, और इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में वैसे भी वो एग्जाम रहता ही है, तो उसको भी जो है कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो 1.5 लाख इंटू 4 बोले तो 6 लाख का जो लॉस है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। बस सिंपल सी बात हो गई, तीनों तीनों मैंने ट्रीटमेंट बता दिए। अभी बोला है कि भाई अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ 80% डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि अगर इन्वेस्टमेंट फंड करंट में अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती तो हम ये मान लेंगे कि भाई उसने क्या करा है, उसने इनकम एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट करी है ईयर एंड पे, और जो भी टैक्स इंप्लीकेशन होने चाहिए थे अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करती वही जो है टैक्स इंप्लीकेशन हो जाएंगे। तो इंप्लीकेशन कुछ नहीं होगा, इंप्लीकेशन बस इतना सा हम ये मान लेंगे कि भाई आपने क्या करा है, आपने जो है डीम डिस्ट्रीब्यूशन करा है, और जो भी टैक्स ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो वही टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा। तो आंसर बदलेगा नहीं, आंसर सेम टू सेम ही रहेगा। So thus even if the investment fund distributes only 80% of its income, the remaining 20% would be deemed to be credited to the account of unit holder as on the last day of the previous year. However, income which has been included in the total income of the unit holders in the previous year on accrual basis shall not be once again included in the previous year in which it is actually paid. तो करंट ईयर में आपने जो है क्या मान लिया, डीम डिस्ट्रीब्यूशन मानते हुए इसको क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया यूनिट होल्डर की इनकम में। अगले साल जब क्या करोगे, एक्चुअल में वो डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वापस इनकम इंक्लूड मत कर देना, दो बार टैक्स थोड़ी लेंगे आपसे, ठीक है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन पे आ जाओ, बिजनेस टच का क्वेश्चन है। तो बिजनेस टच का क्वेश्चन है, मिस्टर सैम अ नॉन रेसिडेंट, ये रहा मिस्टर सैम अ नॉन रेसिडेंट, और मिस्टर हरी एक रेसिडेंट है। किसके, उनको जो है इनकम हो रही है किससे, उनको जो है इनकम हो रही है रीट से। इनकम हो रही है क्या हो रही है, रीट से हो रही है। रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, और डिविडेंड इनकम है। आगे देखो क्या दे रखा है, गामा लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जिसमें रीट क्या है, जिसमें रीट जो है 100% शेयर होल्ड करके बैठी है। गामा लिमिटेड ने देखो, गामा लिमिटेड डज नॉट एक्साइज द ऑप्शन अंडर 115 BAA, कह रखा है कि भाई उसने जो है 115 BAA में ऑप्शन को एक्साइज नहीं कर रखा। मुझे बोला है कि भाई एग्जामिन whether the above components of the income distributed by the REIT would be chargeable to tax, मतलब अपन को देखना है कि भाई मिस्टर सैम और मिस्टर हरी के हाथ में वो टैक्सेबल है कि नहीं है। ऑल्सो हमें ये बताना है कि भाई जो रीट है वो कितने रेट पे टीडीएस काटेगी। आ जाओ, सबसे पहले अपन देखते हैं रेंटल इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ओन बाय रीट। तो आपको पता है कि ये जो इनकम है बिजनेस सच के हाथ में तो एग्जेम्प्ट है, तो यूनिट होल्डर हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो यूनिट होल्डर के बेसिकली हाथ में जो है 2,01,000 और 3,05,000 टैक्सेबल हो जाएगी, टीडीएस कटेगा। तो आपको पता है कि मिस्टर सैम के केस में रेट्स इन फोर्स पे टीडीएस कट जाएगा, और मिस्टर हरी के केस में जो है 10% पे टीडीएस कट जाएगा। तो देखो ये रहा द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रिसीव बाय सैम और हरी, ठीक है, सैम और हरी इज डीम टू बी द इनकम ऑफ यूनिट होल्डर अकॉर्डिंगली दिस एंड दिस, मान ली जाएगी इनकम ऑफ सैम एंड हरी। जो रीट है वो क्या करेगा, रेट्स इन फोर्स पे टीडीएस काटेगा, किसका, एनआर का। तो आपको पता है कि भाई रेट्स इन फोर्स का मतलब क्या होता है, 31.2%, 30% टैक्स प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और बाकी हरी के केस में जो है 10% पे। तो आपको एक चीज पता है कि भाई एनआर के केस में अगर आपको टीडीएस काटना है और आपको ये नहीं पता कि भाई टीडीएस किस सेट पे कटेगा, तो अपन क्या करते हैं 30% पे टीडीएस काटते हैं, प्लस मैंने कर दिया 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट कर दिया, तो 31.2% हो गया। ये तो हो गई अपनी पहली इनकम की बात। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, इंटरेस्ट इनकम ऑफ रीट फ्रॉम गामा लिमिटेड।
आपको पता है कि भाई इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एसपीवी क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एसपीवी जो है रीट के हाथ में, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, तो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो 70,000 और 80,000, 70,000 और 80,000 यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और जो रीट है बिजनेस ट्रस्ट वो क्या करेगी, बिजनेस ट्रस्ट जो है बेसिकली आपका टीडीएस काटेगी। तो एनआर के केस में टीडीएस कटेगा 5% पे, और रेस्टन के केस में टीडीएस कटेगा 10% पे। क्योंकि वो एनआर है तो उसका जो है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड कर दिया जाएगा। तो 5% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करोगे तो आपका जाएगा 5.2%। वेरी इजी। तो ये जो इनकम है क्या होगी, टैक्सेबल होगी। जो टैक्सेबल है किसके हाथ में, ये जो है इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, टैक्सेबल होगी दोनों यूनिट होल्डर के हाथ में। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ एसपीवी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। अपन क्या करेंगे ये बताएंगे कि भाई टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। अब डिविडेंड इनकम है फ्रॉम एसपीवी, तो आपको पता है डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, बट शर्त ये है कि भाई जो आपकी एसपीवी है उसने 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट कर रखा है। करंट केस में आपको ये बता रखा है कि जो अपना एसपीवी है उसने 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट नहीं कर रखा, इसका मतलब क्या है, यूनिट होल्डर के हाथ में भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो देखो क्या दे रखा है, यूनिट होल्डर के हाथ में भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, सैम और हरी के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अकॉर्डिंगली जो है बिजनेस ट्रस्ट को कोई भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे देखो इसने क्या बोला, आपका क्या आंसर बदलता अगर जो एसपीवी उसने 115 बीडब्ल्यू ले रखा था। तो अपन को पता है कि भाई अगर एसपीवी ने 115 बीडब्ल्यू ले रखा होता तो उस केस में क्या होता, यूनिट होल्डर के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाती। उस केस में क्या होता, यूनिट होल्डर के हाथ में देखो वो टैक्सेबल हो जाती। अगर गामा लिमिटेड ने जो है 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट कर रखा होता, डिविडेंड इनकम would be subject to tax in the hands of unit holders accordingly 39,000 is taxable in the hands of Sam and 60,000 is taxable in the hands of Hari। और बिजनेस ट्रस्ट क्या करेगा, बिजनेस ट्रस्ट बेसिकली जो है आपका टीडीएस काटेगा, और डिविडेंड पे जो है टीडीएस कटेगा 10% पे। तो जो है बेसिकली डिविडेंड पे टीडीएस करेगा 10% पे। एनआर के केस में जो है 10% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार आपको वो भी प्रोविजंस बता देते हैं, एक बार टीडीएस के प्रोविजंस बताते हैं। इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट BIBSINE आर यू ये बिजनेस ट्रस्ट, देखो ये रहा बिजनेस ट्रस्ट पे जो टीडीएस कटेगा, नीचे अपने को बता रखा है कि भाई अगर डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसपीवी है तो बिजनेस ट्रस्ट क्या करेगा, 10% में टीडीएस काटेगा दोनों के केस में। इंटरेस्ट इनकम है तो 10% और 5% हो जाएगा, और रेंटल इनकम है तो क्या होगा, देखो रेंटल इनकम है तो 10% और रेट्स इन फोर्स। वेरी इजी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिजनेस ट्रस्ट का पूरा क्वेश्चन अपने कर लिया, और उसके बेसिकली अपने टैक्स स्टेटमेंट देख लिए। वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। अब कुछ एडिशनल क्वेश्चन बचते हैं, वो भी देखते हैं अपन मैट के, आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्या दे रखा है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुझे बता रखा है कि भाई उसका नेट प्रॉफिट कितना है, 75 लाख है आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। मुझे क्या करना है, मैट निकालना है अंडर 115 GB 115 GB, राइट। तो 75 लाख का मेरा क्या है प्रॉफिट है, तो 75 लाख मैंने उठा लिया इधर, ये रहा 75 लाख। देन मुझे क्या रखा है कि भाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितने का है, डेप्रिसिएशन 24 लाख का है। अच्छा इंक्लूडिंग इसको कर लेना 4 लाख, आपकी बुक्स में जो है इसको कर लेना 4 लाख। डेप्रिसिएशन है 24 लाख का, इंक्लूडिंग 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 4 लाख ऑन अकाउंट ऑफ रिवोल्यूशन। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली जो है मैं 24 लाख का डेप्रिसिएशन, 24 लाख का डेप्रिसिएशन एड बैक कर दूंगा, और नीचे मैं 20 लाख का डेप्रिसिएशन क्या करूंगा, लेस करूंगा। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा रिवोल्यूशन एसेट पे डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको मैं हटा दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करा, 24 लाख का डेप्रिसिएशन तो एड बैक कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैंने 24 लाख का डेप्रिसिएशन एड बैक कर दिया, और फिर मैं क्या करूंगा, नीचे जाके मैंने जो है 20 लाख का डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। तो मैंने 4 लाख का रिवोल्यूशन का इंपैक्ट हटा दिया, 4 लाख का रिवोल्यूशन का इंपैक्ट मैंने क्या करा, हटा दिया। आगे देखो क्या दरकार है, इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉट पे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल कितने का है, 1 लाख का अपने को ऐड करना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल 1 लाख मैंने ऐड कर दिया। प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटी मुझे ऐड बैक करनी पड़ेगी, तो मैंने जो है 2 लाख क्या करा, ऐड बैक कर दिया। ये रहा प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटी 2 लाख मैंने क्या करा, ऐड बैक करा। फिर मुझे क्या रखा है, नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 6 लाख की है। क्यों, ये जो है सेक्शन 10 के अंदर क्या होती है, एग्जिम्ट होती है, तो इसे मैट नहीं लगेगा। 6 लाख की इनकम को क्या करूंगा, मैं लेस करूंगा, तो मैंने 6 लाख की इनकम को लेस कर दिया। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स कितना है, 5 लाख। तो मैंने अपना प्रॉफिट कम कर दिया था, क्या करूंगा, प्रॉफिट को 5 लाख से बढ़ा दूंगा। 5 लाख से मैंने जो है प्रॉफिट को ऐड कर दिया। आगे दे रखा है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व। आपने क्या करा है, अमाउंट जो है रिजर्व से विड्रॉ करा है, मतलब आपने अपना पीएनएल कितना कर दिया, पीएनएल बढ़ा दिया 3 लाख से। बुक प्रॉफिट वॉज इंक्रीज बाय द अमाउंट ट्रांसफर टू द रिजर्व। तो बेसिकली जिस साल मैंने क्या करा था, जिस साल मैंने ये रिजर्व बनाया था, साल मतलब मैं क्या कर रहा था, रिजर्व बनाया था, उस साल मैंने क्या कर दिया था, बुक प्रॉफिट उस साल इंक्रीज कर दिया था। मतलब उस साल मैं मैट दे चुका हूँ, अब मैं वापस इसको क्या कर रहा हूँ, रिजर्व को विड्रॉ करके जो है पीएनएल में कैट कर रहा हूँ, तो वापस मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इस 3 लाख का क्या होगा, 3 लाख मुझे जो है वापस रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 3 लाख मैंने क्या करा, रिड्यूस कर दिया।
तो जिस साल आपने रिजर्व क्रिएट करा था उस साल जब आपने क्या करा था पीएनएल में डेबिट कर दिया था, तो उस साल हमने जो है ये पीएनएल में डेबिट अलाउ नहीं करा था, उस साल आपने पीएनएल में क्या कर दिया था, जब बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो उस साल आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया था, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय आपने जो है अपने बुक प्रॉफिट को बढ़ा दिया था। अब अपन क्या कर रहे हैं करंट ईयर में उसी रिजर्व से जो है पैसा वापस निकाल के कहाँ डाल रहे हैं, पीएनएल में डाल रहे हैं, तो आपको जो है वापस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, उस साल आपने टैक्स पे कर दिया था ना, तो अपन क्या करेंगे इस बार लेस कर देंगे। तो जो है आपका बुक प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, आपका बुक प्रॉफिट जो है निकल के आ जाएगा 68 लाख का। लेकिन एक एडजस्टमेंट और है, देखो ये रहा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कितना है, 12 लाख और 10 लाख है, तो विच एवर इज लोअर का आपको जो है डिडक्शन दे दिया जाएगा। 10 लाख आपको डिडक्शन मिल गया, आपका बुक प्रॉफिट आ गया 68 लाख का, 68 लाख का 15% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो आपको जो है मैट निकल के आ जाएगा 10,60,800 का। वेरी सिंपल, कोई भी नया एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो अपना ये क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन ये डन। आगे बढ़ सकते हैं अपन, आ जाओ। देखो क्या दे रखा है कि द प्रोविजंस ऑफ 115 जेबी आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी। 115 जेबी के प्रोविजंस फॉरेन कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होते, आप बताओ। तो हमें एक चीज़ पता है कि भाई जो फॉरेन कंपनी होती है उससे प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू एन एसएससी बीइंग अ फॉरेन कंपनी। अगर जो फॉरेन कंपनी है, अगर फॉरेन कंपनी क्या है, एसएससी है, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी विद विच इंडिया हैज डीडब्ल्यू। तो फॉरेन कंपनी जो है किसी ऐसी कंट्री में सिचुएटेड है जिसका इंडिया के साथ डीडब्ल्यू है, एंड जो फॉरेन कंपनी है उसका इंडिया में पी नहीं है, एंड द एसएससी डज नॉट हैव पी इन इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट, तो उससे मैट नहीं लगेगा। तो पहली चीज़ क्या है, फॉरेन कंपनी जो है एक ऐसी कंट्री की रेसिडेंट है जिसका इंडिया के साथ डीडब्ल्यू है, एंड उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में पी नहीं है। या फिर और एसएससी इज अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद विच इंडिया डज नॉट हैव डीडब्ल्यू। एसएससी जो है मतलब फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंट्री की रेसिडेंट है जिसका इंडिया के साथ डीडब्ल्यू नहीं है, लेकिन द एसएससी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन रिलेशन टू कंपनीज। मतलब बेसिकली एक एसएससी जो है मतलब फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंट्री की रेसिडेंट है जिसका इंडिया के साथ डीडब्ल्यू नहीं है, एंड उस फॉरेन कंपनी को जो है रजिस्ट्रेशन सीक करने की जरूरत नहीं है किसी भी एक्ट में, तो बेसिकली उस पर जो है मैट नहीं लगेगा। तो देखो क्या दे रखा है, 115 जेबी शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू अ कंपनी कवर्ड अंडर, शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू अ कंपनी कवर्ड अंडर एक्सप्लेनेशन फॉर, बोले तो ये। However, it is incorrect to say that provisions are not applicable in case of foreign companies. फॉरेन कंपनीज पे लगते हैं, लेकिन अपन ने एक्सेप्शन देख लिया कि भाई अगर फॉरेन कंपनी इन दो कंडीशन को फुलफिल कर रही है, इन दो कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल कर रही है, तो उस पर जो है मैट नहीं लगेगा। इसी तरह से आपने देख रखा है 44B, BB, BBA, BBB, जो आपने एनआर टैक्सेशन में पढ़ा था। अगर फॉरेन कंपनी क्या करिए इन तरह की इनकम को मारी है और फॉरेन कंपनी की इनकम इधर टैक्सेबल हो रही है, तो जो है उसको मैट देने की जरूरत नहीं है। तो प्रोविजंस शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी अगर टोटल इनकम solely of PGP refer to in B, BB, BBA, BBB and such income offered to tax at the rate specified in those sections। तो अपन ये उधर भी पढ़ रखा है। अगर आप क्या कर रहे हो बेसिकली बी, बीबी, बीबीए और बीबीबी की इनकम दिखा रहे हो, आपकी इनकम हो रही है और इसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करो, तो आपको जो है मैट पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रखा है, मैट आर्नल्ड लिमिटेड। ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, आर्नल्ड लिमिटेड, अपन ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है आर्नल्ड लिमिटेड मतलब ए लिमिटेड देख लेते हैं। ए लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, इंडिया में क्या है उसका पी है। नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच एज पर द स्टेटमेंट ऑफ पी अकाउंट कितना दे रखा है, 83 लाख दे रखा है, तो मैंने नेट प्रॉफिट उठा लिया 83 लाख का। आगे देखो क्या दे रखा है, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला कितने का, 8 लाख का। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज अनलिस्टेड कितना है, 4 लाख का है। अच्छा मुझे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बुक प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर एंड ऑल्सो द टोटल टैक्स लायबिलिटी। अच्छा आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई आपको जो है डिविडेंड मिला है इंडियन कंपनी से, डिविडेंड मिला है इंडियन कंपनी से जो लिस्टेड है और जो अनलिस्टेड है, इसका क्या है इंडिया के अंदर पी है। ये जो डिविडेंड है, ये जो डिविडेंड है 115 ए के अंदर कहा कैसे टैक्सेबल होगा, 20% पे टैक्सेबल होगा, ठीक है। 115 ए के अंदर कितने पे टैक्सेबल होगा, 20% पे टैक्सेबल होगा। अच्छा एक और चीज़ देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एमएमएस लिमिटेड ऑफ मुंबई, द अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय द इंडियन कंपनी इन फॉरेन करेंसी एज पर द लोन अग्रीमेंट रेफर टू इन 194 एलसी। तो आपने 115 ए में पढ़ रखा है कि ये इनकम जो है 5% पे टैक्सेबल होती है एनआर की। तो आपको एक और चीज़ पता है, जब आप मैथ की कैलकुलेशन करते हो और कोई भी फॉरेन कंपनी की इनकम या फिर कोई भी नॉन रेसिडेंट की इनकम अगर 15% से कम पे टैक्सेबल हो रही है, तो मैथ से अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है ना 7 लाख की, अपन क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो 83 लाख में से मैंने क्या करा, 7 लाख को रिड्यूस कर दिया। क्यों रिड्यूस कर दिया, क्योंकि ये जो है 15% से कम पे टैक्सेबल हो रही है, विच इज 115 ए के अंदर 5% पे टैक्सेबल होती है। अच्छा फिर देखो क्या देखा है, एफटीएस रिसीव्ड फ्रॉम वरुण कंपनी लिमिटेड कलकत्ता, द अग्रीमेंट वाज मेड ऑन 10/8/2008 एंड वाज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अर्निंग सच इनकम इज 6 लाख। तो ये क्या कह रहा है कि भाई आपको जो है एफटीएस की इनकम हुई है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपका इंडिया के अंदर क्या है, आपके इंडिया के अंदर पी है,
आपका इंडिया के अंदर पी है, तो आपको पता है कि भाई इसके केस में क्या होगा, इस केस में जो है आपको जो है 44 डीए लग जाएगा, और 44 डीए लग जाएगा तो आपकी जो इनकम है वो किस किस रेट पे टैक्सेबल होगी, 40% पे टैक्सेबल होगी। तो अपन जो है इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, अपन इसको जो बेसिकली रिड्यूस नहीं करेंगे मैट की कैलकुलेशन से, क्योंकि ये जो एफटीएस की इनकम है 20% पे टैक्सेबल नहीं हो रही, किस पे टैक्सेबल हो रही है, 40% पे टैक्सेबल हो रही है। और लेट अस से सपोज अगर 20% भी टैक्सेबल होती, इंडिया में इसका पी नहीं होता, इंडिया में इसका पी नहीं होता तो 20% टैक्सेबल होती, फिर भी मैट की कैलकुलेशन से इसको अपन नहीं हटाते। इधर तक पूरी कहानी समझ में आ गई। तो बेसिकली आपका 83 लाख प्लस क्या करोगे, 83 लाख लेस 7 लाख करोगे, तो 83 लाख मैंने क्या करा, लेस 7 लाख करा तो मेरा कितना निकल के आया, 76 लाख। ठीक है, 83 में से आपने क्या करा, 83 में से आपने 7 लाख को हटाया, 83 में से आपने जो है 7 लाख को हटाया, कितना निकल के आया आपका ये 76 लाख। 76 लाख पे क्या करोगे, 76 लाख पे जो है बेसिकली आप जो है 15% टैक्स लगाओगे। 76 लाख पे 76 लाख पे मैंने क्या करा, 76 लाख का 15% लगाया। इतनी कहानी समझ में आई। 76 लाख पे जो है आपने 15% टैक्स लगा दिया। अब सुनो, ये मुझे एक और चीज़ क्या बोल रहा है, एक और चीज़ मुझे ये कह रहा है कि आप जो है टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालो ऑफ द एसएससी। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है ये भी देखना पड़ेगा कि भाई मेरे जो है नॉर्मल प्रोविजन से क्या टैक्स कितना आ रहा है, विच एवर इज हायर, मैं क्या करूँगा, टैक्स पे करूँगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो देखो सबसे पहले तो मैंने मैट की कैलकुलेशन करी, बुक प्रॉफिट निकाला, बुक प्रॉफिट निकाला 76 लाख का, 76 लाख का मैंने 15% क्या करा, 76 लाख का मैंने 15% करा, तो बेसिकली जो है मेरा क्या निकल के आया, आपकी जो है मैट लाइबिलिटी निकल के आ गई। तो करो 76 लाख का 15% करते हैं अपन, 76 लाख का 15%, ठीक है, कितना हो रहा है 11,40,000, प्लस करो आप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आपका कितना निकल के आ गया, ये आपका बेसिकली निकल के आ गया 11,85,000। इधर तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आगे बढ़े अपन। अब देखो क्या दे रखा है, इनकम टैक्स कंप्यूटेड एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस। अब अपन क्या करेंगे, नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स निकालेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, नॉर्मल प्रोविजन से अब जब आप टैक्स निकालोगे तो ये दोनों इनकम तो जो है 115 ए के अंदर 20% टैक्सेबल होगी, राइट। तो 12 लाख, 8 लाख प्लस 4 लाख कितना हो गया, 12 लाख, 12 लाख का 20% कितना हो गया, 12 लाख का 20% करोगे आपका निकल के आएगा कितना, 2,40,000, ये हो गया 2,40,000। इसके अलावा आपको आपको एक और चीज़ पता है कि जो इंटरेस्ट की इनकम है, ये जो इंटरेस्ट इनकम है 115 ए के अंदर 5% टैक्सेबल होगी, तो 7 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 7 लाख का 5% हो जाएगा आपका 35,000। अब क्या करोगे, अब बेसिकली बाकी बैलेंस इनकम देख लो, बाकी बैलेंस इनकम बोले तो ये तो हट गया, ठीक है, ये हट गई अपनी। फिर इसके बाद अपने ये डिविडेंड ले लिया, सॉरी इंटरेस्ट ले लिया। एफटीएस की इनकम देखो, एफटीएस की इनकम कितनी है, 25 लाख है, तो 25 लाख में से क्या करूंगा, एक्सपेंसेस को लेस कर दूंगा, 25 लाख में से मैं क्या करूंगा, एक्सपेंसेस को लेस कर दूंगा। तो क्या निकल के आएगा, 25 लाख को जो है मैं एक्सपेंसेस को लेस कर दूंगा, तो निकल के आएगा कितना 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 कितना, 25 में से अगर मैं 6 लेस करा तो आ जाएगा 19 लाख, ठीक है। अच्छा मुझे क्या बता रखा है, टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्सेस पर नॉर्मल प्रोविजंस इस 20 लाख विदाउट कंसिडरिंग 1 to 4 अबव। तो बेसिकली बाकी जो बैलेंस इनकम हो गई कितनी, 20 लाख ये और 19 लाख ये, 20 लाख और 19 लाख, ठीक है। देखो ये रहा 20 लाख करा अपने, प्लस 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 19 लाख करा, तो 20 प्लस 19 करा कितना आया, 20 प्लस अगर आप 19 करोगे तो आ जाएगा 39, 39 का 40% करो कितना आ जाएगा, 15,60,000। आपने टोटल करा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से एसेट करा, आपकी जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 19,08,400 की, 19,08,400 की आपकी जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। आपकी जो है मेट से लायबिलिटी कितनी निकल के आई, 11,85,000, 11,85,000 आपकी जो है मेट से निकल के आई। तो आप क्या करोगे, आप जो है नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्स पे करोगे। तो क्योंकि इनकम टैक्स कंप्यूटेड एज पर द रेगुलर प्रोविजंस या नॉर्मल प्रोविजंस इज हायर देन द मेट लायबिलिटी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ये वाली टैक्स पे करनी पड़ेगी जो है 19,08,400। बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट दे रखे थे, जैसे ये डिविडेंड वाला पॉइंट है, ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट है। डिविडेंड जो है 115 ए के अंदर 20% टैक्सेबल होता है, इंटरेस्ट वाला पॉइंट जो है 115 ए के अंदर 5% टैक्सेबल होगा। एफटीएस का पॉइंट क्योंकि मेरा इंडिया के अंदर पी है तो नॉर्मल प्रोविजन से टैक्सेबल होगा। नॉर्मल प्रोविजन बोले तो जो फॉरेन कंपनी पे नॉर्मल रेट लगती है, तो फॉरेन कंपनी पे नॉर्मल रेट रखती है, मतलब पीजीपी इनकम के पीजीपी इनकम मानते हुए इसको अपन क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे, राइट। आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो अपना ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। अपन ने क्या करा, बुक प्रॉफिट निकाले, पहले तो बुक प्रॉफिट निकाला और बुक प्रॉफिट का मैंने क्या करा, मैट निकाला। फिर मैंने जो है नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के जो है नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकाली, क्योंकि नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आ रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पे करना पड़ेगा। ईजी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेनिथ फाउंडेशंस लिमिटेड एन इंडियन कंपनी engaged in pharmaceutical formulations in Tamil Nadu started adoption of India's with effect from 1 अप्रैल 2019। हमें कुछ जो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दे रखे हैं 31/3/2024 के। देखो तो क्या दे रखा है, द बुक प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द आइटम स्पेसिफाइड अमाउंटेड टू 52.26। बुक प्रॉफिट कितना है, 52.26 का है। देखो ये रहा 52.26 का मैंने ले लिया बुक प्रॉफिट, इजी। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई आपके ब्रॉड फॉर लॉसेस कितने हैं। ब्रॉड फॉर लॉसेस दे रखे हैं बिजनेस लॉस एंड डेप्रिसिएशन का, दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली।
ब्रॉड फॉर लॉसेज मुझे बता रखे हैं और डेप्रिसिएशन बता रखा है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आगे बढ़े, मुझे ये कह रखा है कि जो ब्रॉड फॉर लॉस है ना 4,60,000 के और 1,75,000 के हैव बीन डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 एंड 22-23। ये कह रहा है कि ये जो ब्रॉड बिजनेस लॉस है, ये जो बिजनेस लॉस है, आपने क्या करा था, आपने जब बेसिकली पिछले 2 साल में बुक प्रॉफिट निकाले थे, जब इसको लेस कर दिया था, तो क्या करंट ईयर में वापस लेस होगा? बिल्कुल लेस होगा। तो मैट के प्रोविजंस क्या कहते हैं कि जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके लॉस या फिर डेप्रिसिएशन दिखता रहता है, जब तक आप क्या कर सकते हो, जब तक आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हो फ्रॉम करंट ईयर का बुक प्रॉफिट। अच्छा आगे देखो क्या बता रखा है, पर्टिकुलर्स ऑफ ओसीआई, पर्टिकुलर्स ऑफ ओसीआई दे रखा है। ओसीआई दैट मे बी रिक्लासिफाइड टू पीनल अकाउंट। तो आपको पता है कि जो भी रिक्लासिफाई होते हैं पीनल अकाउंट पे, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जिस साल बेसिकली ये रिक्लासिफाई हो जाएंगे, उस साल के बुक प्रॉफिट में ये ऐड हो जाएगा। तो जो भी आपको रिक्लासिफाई वाले दिख जाए उसको तो भूल जाओ, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, उसका तो कोई काम ही नहीं है अपना, तो ये अपन भूल जाएंगे। फिर देखो क्या दे रखा है, ओसीआई दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीनल अकाउंट। तो जो पीएल में रिक्लासिफाई नहीं होते उसका अपन जो है करंट ईयर में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट देते हैं। अब देखो क्या बता रखा है, चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कितना है, 10 लाख डेबिट है। तो आपको ये पता है कि भाई इसका ट्रीटमेंट कब होता है, चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने जो है ओसीआई में दिखा रखे हैं, इसको अपन जो है कब एडजस्ट करेंगे, जब बेसिकली ये बिक जाएगी, ठीक है, ऑन द रेट ऑफ डिस्पोजल। तो इसका करंट में एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर एसेट आपने पढ़ रखा है कि जब आप क्या करोगे, डिस्पोज ऑफ करोगे, तब अपन क्या करेंगे, तब जो है तब बेसिकली अपन जो है बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो इन दो पर्टिकुलर आइटम का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, इन दो पर्टिकुलर आइटम का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, और मैंने आपको बता भी रखा है, आपको दिखा भी देते हैं। देखो मैट, देखो ये रहा, अपन बुक प्रॉफिट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं आइटम्स कैटेड टू द ओसीआई जो पीएनए में रिक्लासिफाई नहीं होंगे, एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम द एसेट। ये अपन कब क्लासिफाई करेंगे, देखो दिस विल बी क्रेडिटेड टू द पीएनएल अकाउंट इन विच दीज आर डिस्पोज्ड ऑफ। इसी तरह से गेन या लॉसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डेजिग्नेटेड फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो इन दोनों को जो है अपन करंट ईयर में, इन दोनों को जो है अपन करंट ईयर में प्रॉफिट में ऐड नहीं करते। क्यों नहीं ऐड करते? क्योंकि जब आप डिस्पोज ऑफ करोगे उस साल आप क्या कर दोगे, क्रेडिट करोगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, इन दोनों को तो अपन को करने की जरूरत नहीं है। अब क्या बचा देखो, डिफर्ड गेन्स ऑन कैश फ्लो हैज रिजर्व कितना है, 7.25 है, क्रेडिट है, तो अपन क्या करेंगे, पीएल में ऐड कर देंगे। तो देखो ये रहा 7.25, मैंने क्या करा, 7,25,000 मैंने जो है ऐड कर दिया। आगे आ जाते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया। शेयर ऑफ ओसीआई ऑफ अदर एसोसिएट्स कितना है, 3.2 है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 3.2 में क्या करूंगा, देखो ऐड कर दिया मैंने। फिर देखो क्या रखा है, रीमेजरमेंट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशंस 4,45,000 का ऐड हो जाएगा। देखो ये रहा 4,45,000 का ऐड कर दिया। तो बेसिकली जो भी आइटम्स रिक्लासिफाई नहीं होते, जो भी आइटम्स रिक्लासिफाई नहीं होते, जो क्रेडिट कर रखे हैं आपने उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, जो डेबिट कर रखे हैं उसको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। लेकिन एक्सेप्ट एक्सेप्ट ये दो चीजें जो अपने देखा है कब होती है, जब बेसिकली आप डिस्पोज ऑफ करोगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड या लेस करना पड़ेगा। फिर देखो क्या देखा है, डिफर्ड कॉस्ट ऑफ हेजिंग कितना है, 4.1 करोड़ है। डिफर्ड कॉस्ट ऑफ हेजिंग 4.1 करोड़ है, डेबिट है, तो अपन क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो 4.1 मैंने क्या करा, देखो लेस कर दिया। 4.1 ये रहा, लेस आइटम से मैंने 4.1 दिखा दिया, लेस आइटम से मैंने 4.1 दिखा दिया, इजी। मुझे ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो एनसीएलटी है उसने क्या कर रखा है, एडमिट कर रखी है एन एप्लीकेशन अंडर सीआईआरपी, ठीक है। तो आप क्या हो, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में चल रहे हो, तो आपको एक चीज़ पता है कि भाई जितना भी आपका प्रॉफिट और लॉस है और जितना भी आपका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है वो आपको अलाउ कर दिया जाता है। तो अपने केस में जो है प्रॉफिट फॉर लॉस कितना है, 4.6 प्लस 1.75, और डेप्रिसिएशन कितना है, 4.9 प्लस 2.2, पूरा का पूरा अलाउ कर दिया जाएगा। तो देखो ये रहा 4.6 प्लस 1.75 कितना हो गया, 4.6 प्लस 1.75 हो गया 6,35,000, एंड ये मेरा हो गया अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। इधर तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, राइट। तो फिर एक और पॉइंट देखो क्या रखा है, ट्रांजिशन अमाउंट ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जन कितना है, 52.5 है। ट्रांजिशन अमाउंट ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जन आपका है 52.5, लेकिन इसमें से देखो बता रखा है कि भाई इस 52.5 में जो है 8 लाख का कैपिटल रिजर्व है और 4.5 लाख का क्या है, 4.5 लाख का डिफरेंस है रिलेटिंग टू फॉरेन ऑपरेशन। तो इन दोनों को अपन को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो 52.5 में से मैं 8 लाख को लेस करूंगा और 4.5 को लेस करूंगा, कितना निकल के आ जाएगा, देखो ये रहा 52.5 में से मैंने 8 लाख को लेस करा, 4.5 को लेस करा, निकल के आ गया 40 लाख। इसका मुझे जो है 5 ईयर में क्या मिल जाता है, 5 ईयर में जो है बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है या लेस करना पड़ता है फ्रॉम द बुक प्रॉफिट। 40 लाख मेरा क्रेडिट है, तो मैं क्या करूंगा, बुक प्रॉफिट में ऐड करूंगा। तो देखो मैंने क्या करा, 40 लाख डिवाइड बाय 5, 40 लाख डिवाइड बाय 5 करूंगा तो मेरा आ जाएगा 8 लाख। तो 40 लाख को जो है आप क्या करते हो, अगले 5 साल में बुक प्रॉफिट में ऐड या लेस करते हो। मेरा 40 लाख का क्या है, मेरा 40 लाख का प्रॉफिट है, तो मैं क्या करूंगा, 40 लाख डिवाइड बाय 5, 8 लाख क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। और ये आपने पढ़ भी रखा है कि भाई ट्रांजिशन अमाउंट में क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। तो ये रहा ट्रांजिशन अमाउंट ऑन द कन्वर्जन डेट में क्या इंक्लूड नहीं होता, डज नॉट इंक्लूड कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व इंक्लूड नहीं होता। और क्या इंक्लूड नहीं होता, देखो ये रहा एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशन विल बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, अपन जो है ट्रांजिशन अमाउंट में इंक्लूड नहीं करेंगे।
तो दोनों चीज़ें मैंने क्या करा, दोनों चीज़ें जो है ट्रांजेक्शन अमाउंट से हटा दी और फिर उसका जो है एडजस्टमेंट दे दिया। अब देखो सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं अपने, पूछ क्या रहा है, कंप्यूट द मैट लायबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर अप्लाइंग द प्रोविजंस। और एक और चीज़ क्या पूछ रहा है, अज्यूम दैट द इनकम टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजन कितना आ रहा है, 7.2 आ रहा है, तो आप मैट क्रेडिट निकाल के बता दो। तो मैंने क्या करा, सारे एडजस्टमेंट कर लिए, सारे एडजस्टमेंट कर लोगे आप, ये सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं अपने। आपका बुक प्रॉफिट निकल के आएगा कितना, 57,61,000 का आपका बुक प्रॉफिट निकल के आएगा। 15% जो है टैक्स रेट लगाओ, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओ, तो आपकी जो है मैट लायबिलिटी आ जाएगी। इसको जो है नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ कर दोगे, इधर तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, राइट। अब मुझे बता रखा है कि भाई आपका जो नॉर्मल प्रोविजन से प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स, सॉरी प्रॉफिट नहीं टैक्स, 7,20,000 का है। मैट अपने निकाला कितना, 8,98,000 का, 8,98,000 का ये हो गया। मैट नॉर्मल प्रोविजन से मेरा जो है टैक्स आ रहा है 7,20,000 का, तो मेरा जो है क्रेडिट कितना निकल के आ जाएगा, 178,720। ईजी है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या दे रखा था, इंडेक्स से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दे रखे थे जो आपके काम के हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो अपना ये ट्रांजेक्शन अमाउंट होता है इसमें बेसिकली कैपिटल रिजर्व इंक्लूड नहीं होता, फॉरेन ऑपरेशन वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होता। फिर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है कि भाई ये जो बिजनेस लॉस है, ये जो बिजनेस लॉस है और जो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, भले ही आपने प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन में मैट में इंक्लूड कर लिए थे, करंट ईयर में से भी इंक्लूड कर लिए जाएंगे। मैंने आपको बताया जब तक कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहे हैं, जब तक आप मैट की कैलकुलेशन में से क्या करते रहोगे, लेस करते रहोगे। हाँ ऑल राइट। और ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना ही है, कौन कौन से, एसेट्स वाला पॉइंट और ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स वाला पॉइंट। ये बेसिकली कब जाता है, ये बेसिकली आपको जो है मैट की कैलकुलेशन में आइडिया लेस करना पड़ता है ऑन द टाइम ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। तो अपना ये वाला क्वेश्चन हो गया जेनिथ लिमिटेड वाला। आगे बढ़े, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, गंगा लिमिटेड। सो गंगा लिमिटेड एन इंडियन कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 52 लाख आफ्टर द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। तो 52 लाख का प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। मुझे पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। मुझे पूछ ये रहा है कि भाई आप क्या करो, आप जो है मैट निकालो, सबसे पहले मैट निकालते हैं, आ जाओ अपन मैट निकालते हैं। सो 52 लाख का प्रॉफिट ये हो गया। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी क्या होगा बताओ, ऐड होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होगा, ऐड होगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्या होगा, ऐड होगा। तो 84, 93 और 146, देखो ये रहा, 84 हो गया, 93 हो गया, 146 हो गया, क्या हुआ, ऐड हुआ। आगे बढ़ते हैं अपन। डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 3,08,000 में क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो 3,08,000 मैंने करा ऐड। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसको असर्टेन लायबिलिटी माना जाता है। पेनल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ ऐड करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट आपने पे नहीं करा ड्यू डेट से पहले, 43 का डिस्काउंट है, फिर भी मैट की कैलकुलेशन में ऐड नहीं होगा। आइटम्स क्या कर रखे हैं आपने, क्रेडिट कर रखे हैं। प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट एस्टैब्लिश शेयर्स, तो 10AA का प्रॉफिट है, बिल्कुल ऐड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ऐड कर रखा है, कोई आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 3,20,000 की, कोई दिक्कत नहीं, इसको पड़े रहने दो, इसमें मैट लगेगा। शेयर इन इनकम ऑफ एओपी एज ए मेंबर, आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई जो एओपी है वो एमएमआर पे टैक्स पे कर रही है, तो मेंबर के हाथ में क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो बेसिकली कोई इनकम अगर आपकी एग्जेम्प्ट है तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो पॉइंट है कितने का, 1,95,000 का, ये अपन जो है मैट की कैलकुलेशन से लेस कर देंगे। तो 1,95,000 जो है मैंने मैट की कैलकुलेशन से देखो लेस कर दिया। आगे बढ़े, फिर देखो क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन में जो है 80,000 का डेप्रिसिएशन क्या है, रिवोल्यूशन का है। डेप्रिसिएशन में 80,000 का डेप्रिसिएशन रिवोल्यूशन का है। तो देखो डेप्रिसिएशन था कितने का, 3,08,000 का, तो 3,08,000 में से क्या करूंगा, 80,000 लेस कर दूंगा। देखो 3,08,000 में से मैंने 80,000 लेस कर दिया, तो मेरे को जो है 2,28,000 का डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया जाएगा। वेरी इजी। आगे देखो क्या बता रखा है, आगे मुझे बता रखा है कि भाई इनकम टैक्स रूल में डेप्रिसिएशन 4,12,000 का अभी रेलेवेंट नहीं है। फिर देखो क्या रखा है, द बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट इन पीएनएल अकाउंट कितना है, द बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट इन पीएनएल अकाउंट, तो द बैलेंस शीट द एसेट साइड, मतलब आपका लॉस है 32 लाख का, आपका लॉस है 32 लाख का, जिसमें से 18 लाख का क्या है, 18 लाख का आपका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, तो बाकी बैलेंस कितना बचा, 32 माइनस मैंने करा 18, कितना हो गया ये 14। तो 14 का लॉस है, 18 का अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिल जाएगा, विच एवर इज लोअर का जो है आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। 14 लाख का देखो आपको जो है डिडक्शन दे दिया हमने। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या रखा है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इंक्लूड 65,000 इंटरेस्ट पेबल ऑन इनकम टैक्स, अपन ने पूरा का पूरा ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये पता है कि भाई प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता, इस तरह से इनकम टैक्स पे जो इंटरेस्ट होता है वो भी अलाउ नहीं किया जाता। सारे एडजस्टमेंट हो गए, सारे एडजस्टमेंट अपने प्लस माइनस करे, आपका बुक प्रॉफिट निकल के आएगा कितना, आपका बुक प्रॉफिट निकल के आएगा 40,08,000 का। इस पर क्या करूंगा मैं, 15% की टैक्स रेट लगाऊंगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, तो मेरी जो है मैट लायबिलिटी निकल के आ गई कितने की, 6,25,248 की जो है आपकी मैट लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। वेरी इजी। सेकंड पॉइंट देखो क्या दे रखा है, भाई अगर गंगा लिमिटेड क्या होती, यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी होती, तो आपको एक चीज पता है कि भाई अगर आपकी कोई यूनिट आईएफएससी में लोकेटेड है तो मैट का जो रेट है वो कितना होता है, 15% से 9% हो जाता है। तो कुछ नहीं करना आपको, ये जो 40,08,000 है इस पर आप क्या करोगे, 9% से टैक्स लायबिलिटी निकाल दोगे। देखो ये रहा 40,08,000 पे 9% पे टैक्स लायबिलिटी निकाली, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा, तो आपकी जो है मैट लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। वेरी इजी। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी यूनिट आईएफएससी में लोकेटेड है तो आपको जो मैट लायबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 15% से 9%। ईजी। फिर तीसरा पॉइंट देखो क्या दे रखा है,
ये वाला पॉइंट हो गया सेकंड वाला पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, अगर गंगा लिमिटेड अगर गंगा लिमिटेड जो है यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी है और अपनी डिराइव कर रही है इनकम सोनली इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, तो मैं क्या हूँ आईएफएससी में लोकेटेड हूँ और मेरी जो इनकम है वो सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज में आ रही है। अगर मैं डिविडेंड डिक्लेयर करता हूँ तो टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होंगे, तो आपने पढ़ रखा है कि भाई अगर कोई यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी है, ठीक है, और उसकी जो इनकम है वो कंपलसरी कहाँ पे हो रही है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज से हो रही है, तो उसकी जो भी वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो एग्जेम्प्ट होती है। शेयर होल्डर के हाथ में क्या होता है, शेयर होल्डर के हाथ में वो जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो देखो ये रहा, नो टैक्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी बीइंग अ यूनिट ऑफ आईएफएससी डिराइविंग इनकम सोनली इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑन एनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड ईदर इन द हैंड्स ऑफ कंपनी और द पर्सन रिसीविंग सच डिविडेंड। तो ना तो कंपनी के हाथ में और ना ही शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, डिविडेंड टैक्सेबल होगा, दोनों के हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देयरफॉर नीदर द कंपनी नॉट द शेयर होल्डर हैव टू पे एनी टैक्स, दोनों को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अल्फा एंड बीटा लिमिटेड, तो क्या दे रखा है, अल्फा एंड बीटा लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स इन आंध्र प्रदेश हैज अडॉप्टेड इंडिया फ्रॉम 1/4/2019। आपको जो है नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 20 लाख का, 20 करोड़ का। तो 20 करोड़ का मेरा नेट प्रॉफिट है, देखो मैंने 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट उठा लिया। फिर देखो आगे क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन कितने का है, 18 करोड़ का है, इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन इज 3 करोड़ बीइंग द अमाउंट प्रोवाइडेड ऑन रिवैल्यूएशन एसेट। तो 18 करोड़ ऐड होगा, नीचे जो है 15 करोड़ लेस हो जाएगा। तो 18 करोड़ ऐड करा, 18 करोड़ ऐड करा, 15 करोड़ लेस करा, ठीक है, 15 करोड़ मैंने लेस करा, तो इसको जो है क्या करना, करोड़ कर देना, ये 15 करोड़ है, ठीक है। आगे बढ़े, इंटरेस्ट चार्ज फॉर डिले इन रेमिटेंस ऑफ टीडीएस, इंटरेस्ट चार्ज फॉर डिले इन रेमिटेंस ऑफ टीडीएस क्या होगा बताओ, बिल्कुल अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको जो है डेबिट कर रखा है तो आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। तो 20 लाख क्या करेंगे अपन, 20 लाख जो है ऐड कर देंगे। तो आपने पढ़ रखा है कि भाई इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, या फिर इस पर कोई भी इंटरेस्ट हो गया, इसको क्या करना पड़ता है, इसको जो है आपको ऐड बैक करना पड़ता है, अलाउ नहीं किया जाता। तो इनकम टैक्स में क्या इंक्लूड होता है, इनकम टैक्स इंक्लूड्स एनी इंटरेस्ट चार्ज अंडर द एक्ट, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन डिले इन रेमिटेंस ऑफ टीडीएस को भी अपन को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ऐड बैक करना पड़ेगा। आगे तो क्या दे रखा है, अमाउंट डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ पेनल अकाउंट, हेलो, अमाउंट डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ पेनल अकाउंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट टू द पीएफआई इज 12 लाख, आउट ऑफ दिस 4 लाख वाज पेड ऑन 12/12/2024। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 43B का जो है डिसअलाउंस मैट में नहीं होता। कंपनी कमिटेड ब्रीच ऑफ बिल्डिंग नॉर्म्स व्हाइल एक्सटेंडिंग द फैसिलिटी बिल्डिंग, द सिटी कॉर्पोरेशन इनिशिएटेड प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी एंड द कंपनी सेटल द पेमेंट बाय कंपाउंडिंग फी ऑफ 50 लाख। तो आपने कंपाउंडिंग फी पे करी है, नॉर्मल प्रोविजंस में कंपाउंडिंग फी अलाउ नहीं करी जाती, लेकिन क्योंकि ये मैट की कैलकुलेशन करने अपन, तो मैट की कैलकुलेशन में अलाउ कर दिया जाएगा, इसका आपको कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आपको कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे इसका। आगे देखते हैं, अब आइटम्स क्रेडिटेड बता रखा है, आइटम्स क्रेडिटेड शेयर इनकम फ्रॉम एओपी इन विच द कंपनी इज मेंबर, कितना है, 50 लाख है, और एओपी क्या कर रही है, एमएमआर पे टैक्स पे कर रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई मेंबर के हाथ में ये इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और एग्जेम्प्ट हो जाएगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैट की कैलकुलेशन से इसको लेस करना पड़ेगा। तो 50 लाख को क्या करूंगा मैं, लेस करूंगा। एक देखो मैंने क्या करा, लेस आइटम में, लेस आइटम से 50 करोड़ 50 लाख दिखा दिया, लेस आइटम से मैंने जो है 50 लाख दिखा दिया। आगे बढ़े, अमाउंट ऑफ 6 करोड़ विड्रॉन फ्रॉम द रिवैल्यूएशन रिजर्व्स ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूड एसेट्स। तो देखो आपने क्या कर रखा था, आपको एक चीज पता है कि भाई आपका जो रिवैल्यूड एसेट पे डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 3 करोड़ का है। रिवैल्यूड एसेट पे आपका डेप्रिसिएशन है 3 करोड़ का। तो रिवैल्यूड एसेट का जो डेप्रिसिएशन है 3 करोड़ का, वो आपने क्या करा, पीएल में से हटा दिया। इसका मतलब क्या है कि मैट की कैलकुलेशन में ऐड कर दिया। तो अपन क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंगली जितना अमाउंट अपन ने रिवैल्यूएशन रिजर्व से क्या करा था, विड्रॉ करा था, करस्पॉन्डिंग टू डेप्रिसिएशन अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ 6 करोड़ विड्रॉन फ्रॉम द रिवैल्यूएशन रिजर्व, आपने जो है 6 करोड़ विड्रॉ करके पीएल में क्रेडिट कराए, तो हम कितना लेस करेंगे, उतना ही लेस करेंगे जितना आपका रिवैल्यूड एसेट पे डेप्रिसिएशन बनता है। तो अपने को 3 करोड़ ही लेस करना है। आप 3 करोड़ ही लेस करोगे, सरकार ये कहेगी, सरकार आपसे ये कहेगी कि देखो आपकी गलती है, आपका जो है रिवैल्यूड एसेट पे डेप्रिसिएशन बनता था 3 करोड़ का, और आपने जो है पीएल में क्रेडिट कर दिया रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के 6 करोड़, तो आपकी गलती है, आपको 3 करोड़ ही क्या करना चाहिए था, 3 करोड़ ही बेसिकली क्रेडिट करना चाहिए था। आपने जो है ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब ये कि जितना आपने ज्यादा क्रेडिट करा उस पर आपको मैट देना पड़ेगा। आपने 6 करोड़ क्रेडिट कर दिया है, आपको करना था 3 करोड़, तो बेसिकली सरकार कहेगी कि हम 3 करोड़ ही अलाउ करेंगे, बाकी 3 करोड़ पे आपको मैट देना पड़ेगा। फिर देखो क्या बता है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज 1 करोड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो पढ़ा रहने देंगे अपन। अच्छा 10W का प्रॉफिट है 2 करोड़, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सीआईआरपी की, सीआईआरपी में आप चल रहे हो, सीआईआरपी में आप क्या चल रही है, आपकी एप्लीकेशन चल रही है, तो जितना भी आपका ब्रॉड फॉर लॉस है और डेप्रिसिएशन है सबका आपको टोटल आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन दे दिया जाएगा। तो 3 + 5 कितना हो गया, 8, 8 9 10 11, तो 11 करोड़ का जो है मुझे क्या मिल जाएगा, 11 करोड़ का मुझे जो है डायरेक्शन दे दिया जाएगा। कोई दिक्कत। आगे मुझे बता रखा है कि भाई आइटम्स क्रेडिटेड टू द ओसीआई विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल अकाउंट। अच्छा रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट्स कितना है, 50 लाख है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है एड बैक करना पड़ेगा। 50 लाख मेरा ऐड हो जाएगा, देखो 50 लाख मैंने क्या करा, ऐड कर दिया।
अच्छा फिर देखो क्या दे रखा है, एसेट्स के बारे में बता रखा है, रिवोल्यूशन सरप्लस ऑफ एसेट। तो मैंने आपको बताया इसको जो है आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, जब डिस्पोज ऑफ करोगे उस साल अपन क्या करेंगे, उस साल अपन इसको ऐड करेंगे। फिर देखो क्या दे रखा है, आइटम्स क्रेडिटेड टू द ओसीए दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल अकाउंट। तो जो रिक्लासिफाई हो जाते हैं उसका तो कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं, आंख बंद करके इसको भूल जाओ। फिर मुझे बता रखा है ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना दे रखा है, 5 करोड़ का दे रखा है, जिसमें से 50 लाख का क्या है कैपिटल रिजर्व है। तो 5 करोड़ में से 50 लाख लेस कर दूंगा, बाकी बैलेंस जो है मुझे 5 साल में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा अपने बुक प्रॉफिट में। तो 45 लाख, सॉरी 5 करोड़ में से मैं क्या करूंगा, 50 लाख को लेस करूंगा, तो 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ डिवाइड बाई 5। तो देखो ये रहा 4.5 करोड़ हो गया, 4.5 करोड़ डिवाइड बाई 5 कितना होता है, 90 लाख। तो 90 लाख क्या होगा, बेसिकली 90 लाख जो है मेरा मेरी मैट की कैलकुलेशन में ऐड कर दिया जाएगा। सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं अपने, सारे के सारे एडजस्टमेंट अपन ने कर लिए। क्या पूछ रहा है अपन से, ये अपन को ये बोल रहा है कि भाई आप जो है मैट निकालो और क्रेडिट निकालो। मुझे ये बोल रहा है कि भाई नॉर्मल प्रोविजन में आपका टैक्स बन रहा है 0.73 करोड़ का। सारे एडजस्टमेंट आपने कर लिए, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आपका जो है बुक प्रॉफिट निकल के आएगा कितना, आपका बुक प्रॉफिट निकल जाएगा 10 करोड़ 10 लाख का। 10 करोड़ 10 लाख का आपका बुक प्रॉफिट निकल के आएगा। इस पर आप क्या करोगे, 15% टैक्स लगाओगे, 12% सरचार्ज लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि अपन एक कंपनी है और कंपनी की इनकम जो है बेसिकली 10 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। तो 12% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो मैट लाइबिलिटी आ गई। इस मैट लाइबिलिटी में से अपन क्या करेंगे, जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स बन रहा है उसको लेस कर देंगे, तो आपका मैट क्रेडिट निकल के आ जाएगा। देखो ये रहा, इस माइनस इस आपका जो है मैट क्रेडिट निकल के आ गया 10346,720। 10346,720 का जो है क्या निकल के आ गया, आपका टैक्स क्रेडिट निकल के आ गया। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। सारे एडजस्टमेंट अपन ने कर लिए ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं अपन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 AA का और AMT का। हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक LLP है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइडिंग IT एनेबल सर्विसेज थ्रू 2 यूनिट्स, यूनिट P एंड यूनिट Q। यूनिट P जो है बेसिकली सेज में लोकेटेड है, एंड यूनिट Q इज लोकेटेड इन डोमेस्टिक टेरिफ एरिया। LLP furnishes the following information relating to its 5th year of operation। तो 5th year of operation में चलें, इसका मतलब ये है कि भाई अपना जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा सेज से, उसका जो है अपने को 100% रिडक्शन दे दिया जाएगा। तो ये रही यूनिट P, ये रही यूनिट Q। तो यूनिट P जो है अपनी एलिजिबल है, ये बता रखा है कि भाई एक्सपोर्ट टर्नओवर है कितना, 1200 का, डोमेस्टिक टर्नओवर है 200 का। तो ड्रॉबैक दे रखा है ड्यूटी ड्रॉबैक 38 का एंड 24 का। तो आपको एक चीज़ पता है कि ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक होता है, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट होता है, इसका मुझे 10AA के अंदर डिडक्शन नहीं मिलता। सैलरी पे कर रखी है मैंने 540 की, अदर एक्सपेंसेस है 420 के, एंड नेट प्रॉफिट बता रखा है 502 का। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे यूनिट Q की दे रखी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रखा है यूनिट P का, कि एक्सपेंसेस ऑफ 24 लाख आर, एक्सपेंसेस ऑफ 24 लाख आर डिसअलाउएबल अंडर 43B, एंड द एक्सपोर्ट सेल प्रोसीड्स रिसीव्ड इन इंडिया अमाउंटेड टू 1040। तो बेसिकली 1200 में से हमने जो है इंडिया में रिसीव करी है सिर्फ 1040। एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ 1200, मतलब ये 1200 के अंदर इंक्लूडेड है फ्रीट एंड इंश्योरेंस ऑफ 200। तो इसके अंदर जो है फ्रीट एंड इंश्योरेंस 200 का इंक्लूडेड है। और ये जो 1040 अपन ने जो है रिसीव करी है, इसके अंदर जो है 140 का जो फ्रीट एंड इंश्योरेंस इंक्लूडेड है। तो एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ 1200, फ्रीट एंड इंश्योरेंस ऑफ 200 लाख, एंड रियलाइजेशन ऑफ 1040 इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रीट ऑफ 140 लाख। तो आपको बताया कि भाई टर्नओवर के अंदर बेसिकली अपन जो है ये फ्रीट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट सेल्स रिसीव्ड इन इंडिया, यूनिट Q की बता रखी है, यूनिट Q जो है ये 920 की, उसमें से हमने इंडिया में रिसीव करा 850 का। और एक्सपेंसिव चार्ज NR टू बी डिसअलाउड अंडर 40 थे, कितना है 47 है। कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय LLP। तो सबसे पहले अपन नेट प्रॉफिट उठा लेंगे 502 का एंड 502 एंड 753, 502 एंड 753 उठा लिया मैंने। उसमें क्या करा, जो एक्सपेंसिव डिसअलाउएबल थे, एक्सपेंसिव 24 लाख डिसअलाउएबल, इस तरह से यूनिट Q के जो है 47 लाख के एक्सपेंसिव डिसअलाउएबल, तो अपन इनको एड बैक कर देंगे। 503 प्लस 24 प्लस 753 प्लस 47, मेरा रिवाइज प्रॉफिट आ गया 1326। 1326 जो है मेरा रिवाइज प्रॉफिट आ गया। इसके अंदर से अपन 10AA का डिडक्शन देंगे। 10AA का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट का मिलेगा, यूनिट P का। 10AA का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ यूनिट P का मिलेगा। अब अगर आप देखोगे अपना यूनिट P का प्रॉफिट कितना है, यूनिट P का प्रॉफिट है 526। तो यूनिट P का ले लिया मैंने प्रॉफिट 526। इसमें से क्या लेस करूंगा, इसमें से जो है बेसिकली ड्यूटी ड्रॉबैक और प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट, इन दो चीज़ों को मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो 526 में से बेसिकली जो है मैं ये लेस करूँगा, एक तो 38 और एक 24। तो 38 लेस करा और 24 लेस करा, तो हो गया प्रॉफिट इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर मैंने रियलाइज कितना करा है 1040, उसमें से 140 लाख का क्या है, 140 लाख का बेसिकली मेरा फ्रेट है। तो 1040 माइनस 140 डिवाइड बाय करूँगा मैं टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर कितना है, टोटल टर्नओवर अगर आप देखोगे तो 1200 प्लस 200, 1200 प्लस 200 कितना है 1400, माइनस टोटल मुझे कितना बता रखा है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 200 है, तो 1400 माइनस 200। तो करते हैं 526 माइनस 38 माइनस 24, क्या आएगा आपका 464। ये हो गया 464 इंटू 1040 माइनस 1040 माइनस 140 आएगा आपका 900 इंटू 900 डिवाइड बाय 1400 माइनस 200 कितना हो गया, 1200 हो गया।
464 टू 900 डिवाइड बाई 1200 इज 348। तो 348 का जो है मुझे 10 के अंदर रिडक्शन दे दिया जाएगा फ्रॉम GTI। ये टोटल इनकम निकल के आ गई 978 की। 30% मैं क्या करूँगा, 30% बेसिकली टैक्स लगाऊंगा, क्योंकि मेरी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो मुझे 12% सरचार्ज देना पड़ेगा कंपलसरी। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी 341.75। 341.75 जो है मेरी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ गई। अब मैं क्या करूँगा, AMT निकालूंगा, एडजस्टेड टोटल इनकम, क्योंकि मैंने 10 का डिडक्शन ले रखा है। 978 प्लस 348, 978 प्लस 348 मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आ गई 1326। इस पर 18.5% लगाऊंगा, प्लस 12% सरचार्ज, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो मेरा जो है AMT निकल के आ जाएगा कितने का, 285.74 का। आपको दिख रहा होगा कि भाई टैक्स लाइबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजन ज़्यादा आ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजन इज मोर देन द अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। टोटल टैक्स एज पर द नॉर्मल प्रोविजन अपने को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि भाई आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो अपना ये प्रॉफिट होता है, जो 10AA के डिडक्शन के लिए काम आता है, जो 10AA के डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है, उसके अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक और प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट इंक्लूड नहीं होता, मैंने लेस कर दिया। इस तरह से जो आपका टर्नओवर होता है, इसी तरह से जो आपका टर्नओवर होता है, टोटल टर्नओवर होता है, उसके अंदर अपन बेसिकली क्या इंक्लूड नहीं करते, उसमें अपन जो है ये फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस का पॉइंट रखा है ना, कहाँ गया फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये रहा फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये अपन इंक्लूड नहीं करते। तो बेसिकली टर्नओवर में से फ्रेट एंड इंश्योरेंस चला जाएगा, और प्रॉफिट में से बेसिकली क्या चला जाएगा, प्रॉफिट में से अपना जो है ये ड्यूटी ड्रॉबैक और प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट जो एलिजिबल नहीं होता, वो अपन को लेस करना रहेगा। इजी। तो अपने डिडक्शन निकाल दिया, डिडक्शन निकल के आया कितने का, डिडक्शन निकल के आया अपने का 348 का, अपना जो है टोटल डिडक्शन हो गया। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो एक बार आपको कंसेप्ट मोड से भी दिखा देते हैं ये चीज़ें। 10AA, 10AA, वो यार 10AA, सेक्शन 10AA के अंदर अगर अपन आगे देखेंगे नोट्स में, तो मैंने साफ साफ लिख रखा है कि देखो ये रहा, फॉर कंप्यूटिंग द डिडक्शन 10AA, 10AA का जब आप क्या करोगे, 10AA का जब आप डिडक्शन निकालोगे, फॉलोइंग अमाउंट शेल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर में से अपन को क्या include करना पड़ेगा, क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा, फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस एंड एक्सपेंसेस। तो अपने वही करा ना, अपन एक्सपोर्ट टर्नओवर में से एक फ्रेट और इंश्योरेंस को एक्सक्लूड कर दिया, जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा था। इसी तरह से जब आप क्या कर रहे हो, 10AA में डिडक्शन निकालो, तो प्रॉफिट में से क्या एक्सक्लूड करना है, प्रॉफिट में से क्या एक्सक्लूड करोगे, ड्यूटी ड्रॉबैक और प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट। ठीक है, इजी। तो अपने ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा दे रखा है, एक LLP है, इंगेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फ्रॉम सेज, इट कमेंस इट्स ऑपरेशन ऑन 1/4/2019। तो 20, 21, 22, 23, 24 अपन जो है 5वां साल चल रहा है, 100% मिलेगा। टैक्स पेबल निकालने को बोल रहा है। नेट प्रॉफिट कितना बता रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है मुझे, नेट प्रॉफिट दे रखा है 300 का, 330 का। मैंने नेट प्रॉफिट उठा लिया 330 का। आगे बढ़े। एडवर्टाइजमेंट करा रखा है अपने पॉलिटिकल पार्टी में 2.5 लाख का, अपन एडबैक कर देंगे, अलाउ नहीं होता, ये मैंने क्या करा, एडबैक कर दिया। रेमनेशन टू वर्किंग पार्टनर्स कितना है, 220 अपन एडबैक कर देंगे। 40B की लिमिट निकालेंगे अपन, 40B की लिमिट निकाल के चेक करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना है, 25 लाख का एडबैक हो जाएगा। डेप्रिसिएशन मैंने 25 लाख एडबैक कर दिया। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स का 30 लाख अपन लेस कर देंगे। इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन मैंने 30 लाख क्या करा, लेस कर दिया। आगे देखो क्या बता रखा है, पेमेंट ऑफ रेमनेशन टू वर्किंग पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन द करंट कैपिटल इज ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप रेट। अब मुझे ऊपर बता रखा है कि भाई आपने करंट अकाउंट पे, करंट बैलेंस अकाउंट पे जो है 15% का इंटरेस्ट पे कर रखा है। कितने का आपने जो है 22.5 का। अपना अलाउ कितना होता है, अपना सिर्फ और सिर्फ 12% अलाउ होता है। तो 3% एक्सेस में क्या करूँगा, 3% एक्सेस एडबैक कर दूंगा। 3% अपने एक्सेस एडबैक कर दिया, कितना हो गया 4.5। कैसे निकालोगे, 22.5 डिवाइड बाई 15% इंटू 3% कर देना, आपका निकल के आ जाएगा कितना, 4.5। ईजी है। फिर देखो मुझे क्या बता रखा है, ब्रॉड फॉर बिजनेस लॉस है कितना, ब्रॉड फॉर बिजनेस लॉस है, और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है कितने का, 50 का एंड 30 का, 50 का एंड 30 का। सबसे पहले अपन बुक प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है कि भाई आप अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेस करते हो, लेकिन बिजनेस लॉस को लेस नहीं करते। क्योंकि अपन को यही पता है कि भाई बुक प्रॉफिट जो है अपन PGP में जो भी एडजस्टमेंट्स करते हैं उसके बेसिस पे निकालते हैं। ये जो ब्रॉड फॉर लॉस होता है, ये अपन कहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं, सेट ऑफ वाले चैप्टर के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं। तो 28 से लेके 44D, 28 से लेके 44D का जो भी अपना क्या होता है सेक्शन होता है, उसके बेसिस पे आपको बुक प्रॉफिट निकालने पड़ते हैं। तो 28 से लेके 44D के अंदर बेसिकली आपका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आता है सेक्शन 32 में। लेकिन जो ब्रॉड फॉर लॉस होता है, ये बेसिकली कहाँ पर जाता है, सेट ऑफ वाले चैप्टर में जाता है, जो 28 से लेके 44D के बीच में नहीं होता, राइट। तो देखो अपन ने क्या करना है, अपन ने बेसिकली अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मैंने 30 लाख का लेस करा, आपका बुक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कितने का, 522 का। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस होता है, बिजनेस लॉस लेस नहीं होता, राइट। बुक प्रॉफिट निकल के आ गया, आप क्या करोगे, 3 लाख का 90%, बाकी बैलेंस का 60%, कितना हो गया 314.1। आपकी लिमिट कितनी आई, 314.1। आप एक्चुअल में कितना पे कर रहे हो, अगर आप देखोगे आप एक्चुअल में रेमुनेशन पे कर रहे हो कितने की, आप एक्चुअल में रेमुनेशन पे कर रहे हो 220 की, तो 220 अलाउ कर दी जाएगी। तो रेमुनेशन मुझे 220 अलाउ कर दी, मेरी बिजनेस इनकम निकल के आ गई 302 की। ब्रॉड फॉर बिजनेस लॉस को मैंने सेट ऑफ कर दिया 50 लाख के, जो मुझे क्वेश्चन में दे रखे थे। देखो ये बिजनेस लेस 50 लाख के मेरे ब्रॉड फॉर लॉस थे, मैंने सेट ऑफ कर लिए। मेरी जो GTI निकल के आ गई कितने की, 252 की।
अब मैं क्या करूँगा, चैप्टर 6 से डिडक्शन दूंगा, जिसमें से 10AA का डिडक्शन भी आ जाएगा। 10AA का डिडक्शन क्या कहता है कि जितनी आपकी इनकम थी इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। ये क्वेश्चन में बता रखा है इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट टर्नओवर टोटल टर्नओवर की, कहाँ दे रखी है, देखो ये रहा। टोटल टर्नओवर है मेरा कितना, 25 का, एक्सपोर्ट टर्नओवर है 20 का, तो 20 डिवाइड बाय 25, 20 डिवाइड बाय 25 इंटू 302 जो मेरी बिजनेस इनकम आ रही है। तो 20 डिवाइड बाय 25 इंटू 302 करा, मेरी बिजनेस इनकम आ गई। क्योंकि अपना 5th ईयर ऑफ ऑपरेशन है, मुझे 100% रिडक्शन दे दिया जाएगा। कितना हो गया ये, बेसिकली निकल के आ गया 241.6। तो 252 में से मैंने 241.6 लेस करा। 80 जीजीसी की बात करते हैं। क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि भाई आपने जो है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करा है इन अ सोवेनियर पब्लिश बाय द पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, अगर आपने 80 जीजीबी पढ़ रखा हो, 80 जीजीबी क्या कहता है, 80 जीबी, ये रहा 80 जीजीबी कहता है कि भाई अगर इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देती है तो वो अलाउ कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर इंडियन कंपनी खर्चा कर रही है फॉर द एडवर्टाइजमेंट, जो है उसको डिडक्शन दे दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ 80 जीजीसी में नहीं है। तो बेसिकली जो खर्चे वाली चीज़ है ना, ये खर्चे वाली चीज़ सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी को अलाउ करी गई है। खर्चे वाली चीज़ सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी को अलाउ करी गई है 80 जीजीसी के अंदर। 80 जीजीसी के अंदर ये क्या करते हैं, डोनेशन गिवन बाय अदर पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी है ना, यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर वाली बात नहीं करी गई है। देयरफॉर देयरफॉर ये एक्सपेंडिचर किसको अलाउ करा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी को अलाउ करा जाएगा। और अपने केस में आपने एक्सपेंडिचर करा है इन द सोवरेन पब्लिश बाय द पॉलिटिकल पार्टी, और अपन एक एलएलपी है, अपन इंडियन कंपनी नहीं है। देयरफॉर आपको जो ये खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा, प्लस आपको जो है चैप्टर 6 के अंदर डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। तो चैप्टर 6 के अंदर एक्सपेंडिचर का डिडक्शन किसको मिलता है, एक्सपेंडिचर का डिडक्शन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलता है। तो 80 जीजीबी में इंडियन कंपनी को मिल जाता, और अपन क्या है एलएलपी है, तो एलएलपी के केस में 80 जीजीबी लगता नहीं है, 80 जीजीसी लगता है। और 80 जीजीसी के अंदर, 80 जीजीसी के अंदर ये एक्सपेंडिचर की बात नहीं करता। बेसिकली 80 जीजीसी के अंदर आपको डोनेशन तभी मिलेगा जब आपने क्या करा है, पॉलिटिकल पार्टी या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन करा है। डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने इलेक्टोरल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन करा है। ऑलराइट, तो अपनी वापस आ गई है। राइट, मैंने आपको बता दिया कि वाला जो है 80 जीजीसी के अंदर डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। मुझे 80 जीजीसी के अंदर कोई डिडक्शन नहीं मिला। तो 252 माइनस 241.6 मेरी जो है टोटल इनकम निकल के आ गई कितने की, 10.4 की। तो मैं 30% टैक्स लगाऊंगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाऊंगा, मेरी टैक्स निकल के आ जाएगी कितने की, 3.2448। एएमटी निकालूंगा, टोटल इनकम इतनी है 10.4 है, 10.4 मेरी टोटल इनकम है। इसमें मैंने जो मैं डिडक्शन लिया था 10AA का, वो ऐड कर दूंगा। ऐड कर दिया, एडजस्ट टोटल इनकम निकल के आ गई 18.5%। क्या लगाऊंगा, 18.5% बेसिकली जो है मैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगाऊंगा, क्योंकि मेरी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है 1 करोड़ से ज़्यादा है, 12% सरचार्ज लगाना पड़ेगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो मेरी जो है टैक्स निकल के आ जाएगी। तो एएमटी मेरा निकल के आ रहा है, एएमटी में जो है निकल के आ रहा है 54 लाख समथिंग का, और मेरा नॉर्मल नॉर्मल टैक्स निकल के आ रहा है 3 लाख समथिंग का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एएमटी पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस मेरा एएमटी क्रेडिट हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस इज मेरा एएमटी क्रेडिट, वेरी इजी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इतना सा है कि जो 80 जीजीसी वाला डिडक्शन है वो आपको चैप्टर 6 में अलाउ नहीं करना है। नंबर 2 10AA तो आप नॉर्मल निकाल ही लोगे, बाकी सारे पॉइंट इसके अंदर नॉर्मल ही हैं, बाकी सारे पॉइंट अपने इसमें आसान है। राइट, अब देखो क्या दे रखा है, नीचे एक पॉइंट दे रखा है कि भाई आईएफसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आईएफसी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो अपने को डिस्कस करना है। तो अगर यूनिट सेटअप इन आईएफएससी को बहुत सारी कंसेशन, स्पेशल टैक्स कंसेशन मिलते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। आपने पढ़ रखा होगा कि भाई आपको जो है एसटीटी, आपको एसटीटी और सीटीटी पे नहीं करना, आपको जो है एसटीटी और सीटीटी पे नहीं करना। इसी तरह से आपको जो है 111A और 112A में कंसेशन रेट मिल जाएगी 15% और 10% रिस्पेक्टिवली की। इवन इफ आपने जो है एसटीटी पे नहीं करा, इवन इफ आपने एसटीटी पे नहीं करा, तो अपन उधर पढ़ते हैं क्या कि अगर 112A के अंदर आपको जो है 10% पे टैक्स पे करना पड़ता है। कंडीशन क्या है कि आपने इक्विटी शेयर्स बेचे हैं, कंडीशन क्या है, आपने इक्विटी शेयर्स बेचे हैं जिस पे आपने एसटीडी पे करा है बोट एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल। लेकिन अगर आप जो है आईएफएससी में यूनिट लोकेटेड हो, आईएफएससी में यूनिट लोकेटेड हो, तो आपने इवन इफ एसटीडी पे नहीं करा, इवन इफ एसटीडी पे नहीं करा, तो भी आपको जो है क्या मिल जाएगा, कंसेशन रेट मिल जाएगी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी ऑन आईएफएससी वुड बी टैक्स्ड एट 10% अंडर 112 इवन इफ एसटीडी इज नॉट पेड ऑन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन। इस तरह से मैट और एएमटी में आपको पता है कंसेशन रेट मिलती है। मैट में कितना हो जाता है, 15 की जगह 9 हो जाता है, एएमटी में 18.5% की जगह अगेन 9% हो जाता है। मैंने अपने जो है ट्रांसफर वाले में पढ़ा था, ट्रांसफर वाले सेक्शन में क्या पढ़ा था, सेक्शन 47, तो ट्रांसफर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर का सेक्शन है। कैपिटल गेन सेट में अपन ये पढ़ा था कि भाई अगर क्या होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एनआर इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रांसफर करता है, जो आईएफएससी के अंदर लोकेटेड है, तो उसको जो है कैपिटल गेन्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ट्रांजेक्शंस इन द फॉलोइंग एसेट बाय द एनआर ऑन द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन्स। इसी तरह से पहला पॉइंट देख लिया, एग्जाम्पशन फ्रॉम एसटीटी और सीटीडी। तो वो एसटीटी इज नॉट लिवाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस एंटर इनटू बाय एनी पर्सन ऑन रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी वेयर द कंसिडरेशन इज पेबल इन फॉरेन करेंसी। तो एसटीटी और सीटीडी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, थेटिकल क्वेश्चन है, काम का नहीं है। थेटिकल क्वेश्चन अपना काम का नहीं है, बट अपने सारे आईएफएससी के बेनिफिट्स देख लिए, कंसेशनल टैक्स रिजीम देख लिए, कंसेशनल टैक्स कंसेशंस देख लिए। राइट, लास्ट क्वेश्चन अपना, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक एलएलपी है सेटअप इन सेज। कहाँ पे सेटअप है, सेज में सेटअप हुई है, 2019 में सेटअप हुई है, एक्सपोर्ट कर रही है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।
यूनिट ने सारी कंडीशंस कंप्लाई करी है 10 की। नेट प्रॉफिट कितना बता रहा है? नेट प्रॉफिट बता रहा है 65 लाख का। तो देखो 65 लाख का मैंने नेट प्रॉफिट उठा लिया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट 9 लाख है। तो आपको पता है कि 10 के अंदर जब 10 का आप डिडक्शन दोगे तो ये जो है इंक्लूड नहीं होगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि भाई आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा 10 में। तो 10 का अपन डिडक्शन निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट इंटू ई टी डिवाइड बाई टी टी। उधर आपको जो है ये 9 लाख लेस करना पड़ेगा। रेमुनेशन टू वर्किंग पार्टनर्स कितना है? 58 लाख ऐड बैक कर देंगे। रेमुनेशन टू वर्किंग पार्टनर 58 लाख अपन क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। 40 बी की लिमिट से चेक करेंगे कि भाई अलाउेबल होगा कि नहीं होगा। देन उसके बाद मुझे दे रखा है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% पर एनम ऑन पार्टनर का कैपिटल 20 लाख। तो 20 लाख ऑन द पार्टनर का कैपिटल 20 लाख। तो आपको बता रखा है कि भाई आपने जो है 20 लाख का क्या कर रखा है? 20 लाख का इंटरेस्ट पे कर रखा है। 20 लाख 16% के बराबर है। 4% एक्सेस है। मैक्सिमम कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 12%। 4% एक्सेस है, ओपन क्या करेंगे? डिसलाउ करा देंगे। तो देखो ये रहा 20 लाख डिवाइड बाई 16% टू 4% कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख अपन क्या करेंगे? बेसिकली एड बैक कर देंगे जो इन एक्सेस ऑफ 12 लाख है। अदर इधर कंफ्यूज मत हो जाना। देखो क्या रखा है? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% पर एनम ऑन पार्टनर कैपिटल 20 लाख। तो ये 20 लाख पार्टनर का कैपिटल नहीं है। ये 20 लाख क्या है? ये 20 लाख इंटरेस्ट है। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आएगा। आपको जो है इसको इंटरेस्ट मानना है। फिर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी आपने कितना दे रखा है? 3 लाख का दे रखा है। तो 3 लाख का मुझे क्या मिलेगा? 3 लाख मुझे एड बैक करना पड़ेगा। 3 लाख मैंने एड बैक कर दिया। लेकिन बाद में जाओ नीचे, नीचे जो है आपको 80 जीजीसी के अंदर, देखो ये रहा 80 जीजीसी के अंदर डोनेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपने एक्सपेंडिचर नहीं करा है, डोनेशन करा एक्चुअल में। तो आपको जो है खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा, डिडक्शन दे दिया जाएगा फ्रॉम द जीटीआई। अच्छा डेप्रिसिएशन देखो बुक्स का कितना है? डेप्रिसिएशन बुक्स का रहा है 17 लाख का। डेप्रिसिएशन बुक्स का रहा है 17 लाख का। 17 लाख क्या हो जाएगा? देखो एड बैक हो गया। सारे अपने एड आइटम्स देख लिए। आगे बढ़े। देखो रेमुनेशन और इंटरेस्ट जो है पार्टनरशिप डीड ने ऑथराइज कर रखा है। बिजनेस लॉस कितना बता रखा है? 4 लाख का बता रखा है। तो ये बिजनेस लॉस अभी अपन ऐड नहीं करेंगे। बुक प्रॉफिट को निकालते समय मैंने आपको बताया था बिजनेस लॉस को लेस नहीं करा जाता। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा क्योंकि वो सेक्शन 32 से गवर्न होता है। सो 28 टू 44 डी के बेसिस पर अपन जो है बुक प्रॉफिट निकालते हैं। एंड 28 से लेकर 44 डी में बिजनेस लॉस जो है, बिजनेस लॉस का सेट ऑफ गवर्न नहीं होता। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन दे रखा है 35 लाख का। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन दे रखा है 35 लाख का। ये बिल्कुल एडजस्ट होगा। तो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन देखो मैंने 35 लाख का एडजस्ट कर दिया। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स मुझे बता रखा है 26 लाख का मैंने लेस कर दिया। 26 लाख का डेप्रिसिएशन मैंने लेस कर दिया। आगे मुझे कह रहा है कि भाई टोटल टर्नओवर कितना है? टोटल टर्नओवर देखो 45 करोड़ है। अच्छा टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर 45 करोड़ है। एक्सपोर्ट का टर्नओवर कितना है? 45 करोड़ है। एंड सेल प्रोसीड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड इन इंडिया बाय 30 सितंबर कितना है? 38। तो 45 में से 38 आपने रिसीव करा इंडिया में। अब मुझे बता रखा है कि भाई 45 में क्या हो रखा है? देखो टोटल टर्नओवर ऑफ 45 लाख इनक्लूड टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस ऑफ 5 करोड़ एट्रीब्यूटेबल टू द डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर। तो 45 में से क्या करूंगा मैं? 5 को लेस करूंगा। अच्छा आगे देखो क्या रखा है? सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड रिलाइजेशन ऑफ 38 करोड़। जो 38 करोड़ मुझे इंडिया में रिसीव हुआ है उसमें बता रखा है 2 करोड़ का क्या है? उसमें 2 करोड़ का टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है। तो मैंने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि एक्सपोर्ट टर्नओवर ईटी और टीटी में से अपन ये क्या करते हैं? एफआईटी को इंक्लूड कर एक्सक्लूड कर देते हैं। रेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस हो गए, इसको अपन एक्सक्लूड कर देंगे। ये बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम टैक्स इंक्लूडिंग एएमटी पेबल बाय द एलएलपी एंड अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट। तो सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अपन क्या करेंगे? बुक प्रॉफिट निकालेंगे। सारे एडजस्टमेंट आपने करे, आपका बुक प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा? आपका बुक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, देखो ये रहा 87 लाख का। 87 लाख का जो है आपका बुक प्रॉफिट निकल के आएगा। आपने सारे प्लस माइनस एडजस्टमेंट करे, तो इन सबको जो है क्या करा? प्लस करा, फिर इन दोनों को लेस करा। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आपका बुक प्रॉफिट निकल के आ गया 87 लाख का। पहले 3 लाख पे 90%, बाकी बैलेंस पे 60%। तो आपका लिमिट कितना निकल के आया? लिमिट निकल के आया 53,10,000। 53,10,000 का लिमिट निकल के आया। आपने एक्चुअल में रेमुनेशन कितना पे करा है? 58 लाख पे करा है। तो अलाउ कितना होगा? अलाउ होगा सिर्फ 53,10,000। तो 53,10,000 अलाउ हो गया। आपका बिजनेस इनकम निकल के आ गया 33,90,000। 33,90,000 बिजनेस इनकम निकल के आ गया। बिजनेस लॉस अब सेट ऑफ कर सकते हो आप। बिजनेस लॉस मैंने क्या करा? सेट ऑफ कर लिया। तो मैंने कितना निकल के आ गया? जीटीआई, मेरा जीटीआई निकल के आ गया 29,90,000 का। तो 29,90,000 का जो है मेरा बेसिकली जीटीआई निकल के आ गया। ईजी है। अब मैं क्या करूँगा? चैप्टर 10 का डिडक्शन दूंगा। 10 के लिए मेरी बिजनेस इनकम कितनी है? मेरी बिजनेस इनकम है 33,90,000। 33,90,000। लेकिन अपने ये देखा था कि अपन जो ये प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इम्पोर्ट इंटाइटलमेंट है इसको लेस करेंगे। तो 33,90,000 में से 9 लाख लेस हो जाएगा। तो देखो ये रहा 33,90,000 में से क्या करेंगे अपन? 9 लाख लेस करेंगे। 33,90,000 में से 9 लाख लेस करेंगे। एलिजिबल एलिजिबल प्रॉफिट फॉर डिडक्शन अंडर 10 कितना है? 24,90,000। अच्छा मुझे पता है ईटी कितना है? ईटी है 38 माइनस 2 36 और टीटी कितना है? 45 माइनस 5 कितना हो गया? 40। अपन ने बेसिकली क्या करा? टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस को लेस कर दिया, बस हो गया। 36 डिवाइड बाई 40 इंटू 24,90,000 करोगे तो आपका जो है एलिजिबल डिडक्शन अंडर 10 कितना निकल के आ जाएगा? 22,41,000। देखो वो रहा 36 डिवाइड बाई 40 इंटू 24,90,000। तो बेसिकली जीटीआई में से मैंने क्या करा? 10 का डिडक्शन दिया और 10 का डिडक्शन देने के बाद 80 जीजीसी का डिडक्शन दिया। मेरी टोटल इनकम कितनी निकल के आ गई? टोटल इनकम निकल के आ गई 4,49,000। 30% टैक्स, 4% सरचार्ज, मेरी टैक्स लाइबिलिटी आ गई कितनी? टैक्स लाइबिलिटी आ गई मेरी 140,088। उसको मैंने जो है नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ कर दिया। अब लास्ट क्या करूंगा? एएमटी निकालूंगा। तो 4,49,000 में 4,49,000 में क्या होगा? 4,49,000 में 10 का जो भी आपने डिडक्शन दिया ऐड कर दिया जाएगा। 10 का डिडक्शन कितना था? 22,41,000 कहाँ है? देखो ये रहा 10 का डिडक्शन। अब देखो क्या हो गया? मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आ गया। इसमें मैंने जो है 18.5% जो है एएमटी लगाया।
4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया तो मेरी जो है AMT निकल के आई कितनी 5,17,000 की। मेरा नॉर्मल टैक्स कितना है 1,10,000 1,40,000 1,40,000 समथिंग का। तो दोनों का डिफरेंस बेसिकली मेरा हो गया अमाउंट ऑफ क्रेडिट। बस खत्म बात। तो अपना जो है पूरा असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी का चैप्टर खत्म है। सारे क्वेश्चन कर लिए अपने लॉजिकली। ऑलराइट।